हाँ जी, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बात अपनी जो वैकेंसी चल रही थी जो सिलेबस अपना चल रहा है वो है 4th ग्रेड के लिए। पूरा सीरीज़ हमने एक बार 4th ग्रेड के लिए समर्पित कर रखी है। उसके सारे सिलेबस, सारे टॉपिक जो सारे सब्जेक्ट है वो सारे टॉपिक लगभग यानी कि एक सब्जेक्ट पूरे करवा चुके हैं। और एक अपना जो पेंडिंग पड़ा था वो राजस्थान भूगोल का है, वो अपनी पहली क्लास अपने आ गई है और 15-20 दिन में अपना पूरा करवा देंगे थ्योरी के माध्यम से। और उसके बाद में एमसीक्यू लेके आएँगे और उसके बाद में पीवाईक्यू वगैरह मैराथन के माध्यम से पूरी कंप्लीट करवाएँगे, ठीक है ना? तो और उसी के साथ बाद में जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर देंगे और अगले मंथ में अपने पूरे सिलेबस की रिवीजन करने वाले हैं। और इसके बाद में फिर मैराथन के माध्यम से आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ में रहेंगे और हम कहीं मतलब छोड़ के नहीं जाने वाले, पर आप भी प्रत्येक क्लास को देखिए और प्रत्येक क्लास के साथ क्या-क्या बताया जा रहा है आपको, क्या-क्या होमवर्क या क्या आपको दिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आप मंथन कीजिए। ठीक है? तो अपनी पॉलिटी है या फिर अपने जो राजस्थान है या फिर हिंदी की क्लासें हैं और कंप्यूटर की क्लासें हैं, मैथ की क्लासें हैं, साइंस की है, जो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके साथ में कोई जो राजस्थान की क्लास जैसे मान लो इतिहास की क्लास है वो रनिंग में है अभी। ठीक है? और अपनी जो अब राजस्थान भूगोल है ये पेंडिंग पड़ी थी, अब ये अपने शुरू कर रहे हैं। इतने दिन अपने, तो ये पहली क्लास आज अपने रहेगी। एक भी ध्यान रखना की बात इसमें कि सबसे पहले अपने यानी जो सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं ना वो सारे, उसमें जो एमसीक्यू के माध्यम से उसकी पीवाईक्यू साथ ही है। ठीक है? उसके बाद मैराथन के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी जो इस क्लास को देख रहा है तो वो एक बार आप मनन कीजिए कि जो सारा सिलेबस पूरा करवा दिया और उसके बाद में पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यूज या फिर रिवीजन, ये सब चीज़ें आपको या निशुल्क मिल रही है सारी, आप तक घर बैठे आप तक निशुल्क मिल रही है। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और ये वैकेंसी इतनी बड़ी वैकेंसी है, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी अब तक की है। और उसमें अगर आपने थोड़ा सा पढ़ करके और मेहनत करके और इस अचीव को आपने पा लिया तो फिर आप यानी मतलब सरकारी नौकरी आपके घर हो जाएगी। ठीक है? तो पहले हमने कहा था कि सरकारी नौकरी जो इस चैनल के माध्यम से अगर आप मान लो तैयारी कर रहे हो तो आपको सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है, पक्का मिलने वाली है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और जब एग्ज़ाम होता है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, तो आपको डेफिनेट यानी आपको प्रश्न इसमें दिखाएंगे सारे। हम आपको यानी सारे प्रश्नों के माध्यम से आपको यानी दिखाएँगे भी, ये प्रश्न यहाँ से आ गए, ये यहाँ से आ गए और आप बाद में पछताओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप तैयारी कर लो, 2 महीने और रह गए, 2-3 महीने और रह गए और उसके बाद 19 सितंबर को आपका पेपर है। तो इससे पहले-पहले आप पूरा सिलेबस कवर कर लो। ठीक है? तो आज अपनी राजस्थान भूगोल की पहली क्लास है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली क्लास जो अपनी रहने वाली है वो सबसे पहले अपने एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो सिलेबस पर नज़र डालें तो सिलेबस की बात आती है, सिलेबस में आता है कि ये राजस्थान भूगोल है, कितने प्रश्न आएँगे? तो राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न आएँगे। कितने प्रश्न आएँगे? 20 प्रश्न आने वाले हैं राजस्थान भूगोल के। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 20। 20 में कौन-कौन से टॉपिक है? टॉपिक के बारे में बात करें तो बात आती है राजस्थान। राजस्थान का पहले अपने सामान्य परिचय पढ़ेंगे, राजस्थान है क्या चीज़? ठीक है? वर्तमान में राजस्थान है क्या? उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में स्थिति यानी सिलेबस के अनुसार चलेंगे। स्थिति के बारे में बात करेंगे, विस्तार के बारे में, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन के बारे में बात करते हुए यानी जितने भी पहाड़ पठार, अब अलग अलग विभाजन, मरुस्थल वगैरह या फिर मैदानी पठारी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक इसमें मृदा की यानी मिट्टी की, जो राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियां कहाँ पर पाई जाती है, सोइल्स के बारे में बात करेंगे। और वन वनस्पतियां, इन सभी के बारे में बात करते हुए इस टॉपिक को भी पूरा करेंगे। ठीक है? और उसके बाद हम जलवायु है वो भी पढ़ना पड़ेगा अपने को, और जलवायु के जल संसाधन जितने भी जो जल संसाधन है उनके बारे में बात करेंगे। और झीलें और अपवाह तंत्र, नदियां, झीलें और सिंचाई परियोजना, ये टॉपिक है। और जनसंख्या टॉपिक पूरा है, जनसंख्या में आकार, वृद्धि, वितरण और घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, सब चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है? 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें अपने बात करने वाले हैं। ठीक है? 2011 का डाटा जितना भी है एक एक, यानी कोई भी प्रश्न कैसे भी बने उसके बारे में अपने यहाँ लेके आएंगे प्रश्न, थ्योरी के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, पीवाईक्यूज के माध्यम से, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ये मेरा वादा है, इस भूगोल में किसी प्रकार से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है ना? सारे टॉपिक देखो, प्रश्न कहीं से आए, अपने को कोई लेना देना नहीं है। पेपर से कहीं से, अपने को सिलेबस पूरा करना है। टॉपिक से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये तो ध्यान रखना भी। और टॉपिक से जो पूछेंगे वो अपने को आएगा। जो पढ़ लिया आपने, सिलेबस पढ़ लिया, इसका 20% जो आपकी है ना, ये 20% बिल्कुल सीधे सीधे सही हो जाएंगे।
कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इजी इतना है कि आपको एक बार यानी क्लास के साथ में बने रहना पड़ेगा। रिवीजन है, पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, अपने जो थ्योरीज है, ये सारी पढ़ाएंगे ना, तो ये सारी पढ़ा के और सारी घूम घूम करके वापस आएगी तो अपने आप ही याद हो जाएगी। और एक बार यानी क्लास के साथ में बने रहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 20% मैं सही करवा दूंगा इसके माध्यम से। अब 20% की तो मैं ले सकता हूँ, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट है वो सर जाने। और उसके बाद में देखो, जैसे मान लो कि परिवहन और राज्य राजमार्ग इनके बारे में बात करेंगे, तो ये भी इसमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, सारा सब कुछ पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित यानी जो प्रश्न बनेंगे वो इसमें थ्योरी है, वो अपने बात करेंगे। ठीक है भाई, ये 15-20 क्लासों में जो अपने पूरे करने वाले हैं, और 15-20 क्लासों में पूरा करने के बाद इसमें रिविजन स्टार्ट कर देंगे। तो आप इस क्लास के साथ में बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चूकिए मत, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो चूकिए मत, ठीक है ना। तो ये पूरी थ्योरी आप यानी सारे अच्छे ढंग से अपने करवाएंगे, ठीक है। कोई भी यानी डाटा आंकड़ा छोड़ने वाले नहीं है। और सबसे पहले बात करते हैं अपने राजस्थान भूगोल। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जिलों के बारे में जानेंगे। किनके बारे में जानेंगे, जिलों के बारे में जानेंगे। और जिलों का गठन कैसे हुआ, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो जिले हैं ना उनके बारे में बात करने वाले हैं। वर्तमान में जिले कितने हैं, 41 जिले हैं, 7 संभाग है, उन संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी इसके इतिहास के बारे में, यानी बैक थोड़ी चलेंगे इनके बारे में, थोड़ी सी व्यवस्था अपने बात कर लेंगे। तो प्रश्न जो बनने वाले हैं, बड़े बड़े प्रश्न जो बनेंगे वो यहीं से आपको बता दूं वो प्रश्न कहाँ से क्या बनने वाले हैं। फिर अगला टॉपिक की बात करेंगे आज ही अपने। तो प्राचीन राजस्थान में नामकरण, यानी वर्तमान में जो परिचय उसको पढ़ते हुए वर्तमान जिलों के बारे में जानते हुए उसके बाद में फिर नामकरण पर आएंगे। राजस्थान का नामकरण कैसे पड़ा, प्राचीन जिले कौन कौन से थे, प्राचीन नाम क्या थे उनके जिलों के, और उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हुए आधुनिक राजस्थान का एकीकरण जो है वो यानी पहले प्राचीनतम जो क्षेत्र है उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर जो राजस्थान यानी स्वतंत्रता के आसपास राजस्थान का क्या नाम था, कैसे एकीकरण हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में यानी जो वर्तमान में राजस्थान क्या है उसके बारे में सबसे पहले अपने बात करते हुए, राजस्थान को समझते हुए, इन 3 टॉपिक के माध्यम से अपने क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे राजस्थान को। ठीक है भाई, आज सिर्फ आज के संक्षिप्त सामान्य परिचय, ओनली सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय सिर्फ, और भौतिक प्रदेश स्थिति विस्तार ये सब नेक्स्ट क्लास में आएगी, ठीक है ना। तो डिटेल से बढ़िया तरीके से आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई भागदौड़ नहीं करेंगे अपने। ऐसे नहीं कि हाँ बस अपने को बता दिए एक ही क्लास में सब कुछ कर दिया। जिलों के उपनाम वगैरह ये सारे इसी आज ही क्लास में ये 4 टॉपिक अपने करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले बात तो ये कि अपने राजस्थान में कितने जिले हैं टोटल, यानी 41 जिले। कितने जिले हैं, 41 जिलों का मैप ये देख सकते हो आप। और नए जिले कौन से बने हैं, नए जिलों में जैसे मान लो कि अपने बात करें नए जिलों में, यहाँ से बात करते हैं फलोदी। ये देखो फलोदी नया जिला है, और उसके बाद में बालोतरा नया जिला है, और सलूम्बर इसका नया जिला है, उदयपुर से अलग हुए है, और ब्यावर नया जिला है। 8 जिले नए बने हैं। और कुचामन डीडवाना डीडवाना कुचामन ये भी नया जिला है। कोटपुतली बहरोड नया जिला है, डीग नया जिला है, और खेरथल तिजारा ये भी नया जिला है। और खेरथल तिजारा ये कोटपुतली बहरोड यहाँ है, ठीक है ना। खेरथल तिजारा ये भी नया जिला है। कितने हो गए, 8। यहाँ 1 मिनट, ये ठीक है ना। और ये डी यहाँ पर है, ठीक है। और ये तो कितने हो गए, 8 जिले। तो 33 पहले थे, ठीक है, 33 पहले थे। कितने जिले थे, 33। और 33 में 8 नए बन गए। कितने हो गए टोटल, टोटल बने तो 17 थे, ठीक है, 50 हो गए थे। अब 8 ही रखे हैं, तो नए 8 बने हैं, तो ये कितने हो गए, 41 जिले हो गए। और संभाग पहले कितने थे, 7, और अभी भी कितने हैं, 7 ही संभाग है। तो टोटल यानी 41 जिले और 7 संभाग, इन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है अभी। 1 मिनट थोड़ा सा भी। हाँ जी, चलो अभी चलते हैं आगे, बात करते हैं इसमें। ये होगी। और फिर अपने बात करते हैं संभाग की। कितने संभाग हैं, 7 संभाग है। कितने संभाग हैं, 7 संभाग है। वर्तमान में 7 ही संभाग है। 7 संभाग में जैसे मान लो कि अपने बात करेंगे संभाग कौन कौन से हैं।
बीकानेर संभाग, कौन सा संभाग? बीकानेर। बीकानेर में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। बीकानेर संभाग, और उसके बाद जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग। कितने संभाग है? 4 संभाग। बीकानेर, बीकानेर संभाग, ठीक है, और जोधपुर संभाग, और उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग, और लास्ट में भरतपुर संभाग। ये सबसे नवीनतम संभाग है, ठीक है ना, ये सारे संभाग। और बीकानेर में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? बीकानेर में 4 जिले हैं। और जोधपुर में कितने जिले हैं? सर्वाधिक, यानी 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ये प्रश्न आपके जो सबसे अलग प्रश्न जो है ना, वो ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। जैसे जयपुर में, जोधपुर में कितने हैं? जोधपुर में 8 जिले हैं। उदयपुर में कितने हैं? तो उदयपुर में बात करें तो ये 7 जिले हैं। और अपने जयपुर में कितने जिले हैं? तो जयपुर में भी 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 हैं। और कोटा में कितने हैं? 4 जिले हैं। कोजा बाबू यानी कोटा और झालावाड़ और बी से 12 और बूंदी, ठीक है ना। तो ये 4 जिले इसमें शामिल हैं। उसके बाद में अजमेर में अजमेर में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। और भरतपुर में 5 जिले हैं। पहले 4 थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 5 जिले हैं। टोटल जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए? 12 और 14, ये कितने हो गए? 26 और 36 और 5 41। टोटल 41 जिले नहीं हो गए, ठीक है ना। तो ये 7 संभाग बीकानेर, याद रखोगे संभाग, ठीक है ना, याद रखोगे ये सारी चीजें। बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है, कोटा है, अजमेर है और भरतपुर है। और सबसे नया संभाग कौन सा है? भरतपुर वाला ही माना जाएगा, ठीक है ना, 2005 का, ठीक है ना। और इसके बाद अपने बात करें तो ये होगी सारी चीजें, ठीक है। जिलों की संख्या भी हो गई यहाँ तक। अब अपने आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान राजस्थान के बारे में बात करें तो वर्तमान राजस्थान के जिलों का गठन, 1949 में राजस्थान गठन के समय राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25 जिले। जब राजस्थान का गठन हुआ था 1949 में, ठीक है ना, तो इसमें कितने जिले थे? राजस्थान में कितने जिले थे? राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25 जिले। तो 25 जिलों की बात करें तो ये 25 जिले, ठीक है, 25 जिले थे, ठीक है। और हाँ जी, ये मैं थोड़ा सा आपको निशान लगा दूंगा। ये सेम ही पीपीटी आपको, यानी जो पीडीएफ है वो सेम आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और यहाँ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को अंडरलाइन या बॉक्स में कर दूंगा। और उसके बाद में फिर आप रिवीजन करने के तौर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। संभाग उस टाइम क्या थे? कितने थे? संभाग उस टाइम 5 ही थे। कितने थे? 5। 1949 की बात है, शुरू में, ठीक है। और उसके बाद में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। और एकीकरण की प्रक्रिया यानी 30 मार्च 1949 को बड़े बड़े जो जिले थे, जैसे मान लो जैसलमेर है, जोधपुर है और जयपुर है और बीकानेर है, ये सारे जब राजस्थान, जो पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान यानी पूर्व राजस्थान था, राजस्थान संघ था, उसके साथ में मिलने के बाद में ये क्या हुआ? ये राजस्थान का आज का जो नक्शा है वो ये पूरा हो गया, ठीक है। इसलिए लगभग राजस्थान जो आज वर्तमान में अपने को दिख रहा है उतना राजस्थान पूरा हो गया था 30 मार्च 1949 को, ठीक है, चौथे चरण में। उस टाइम ये अपने 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च को ही अपने राजस्थान दिवस मनाते हैं। वर्तमान में बढ़कर यानी 41 जिले और 7 संभाग हो गए हैं, ठीक है। वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए? 41 जिले और 7, यानी 41 जिले और 7 संभाग, ठीक है। तो 7 संभाग वर्तमान में कितने हो गए? 41 जिले और 7 संभाग। 26वें की बात करें, 25 तो थे, उसके बाद में 26वें की बात करें तो 26वां आता है अजमेर। कौन सा आता है? अजमेर। अजमेर जो है ये जयपुर से अलग होता है। कौन से स्टेट से अलग होता है? जिले से अलग होता है। ये जयपुर से अलग होता है। किससे अलग होता है? जयपुर से। जयपुर से अलग होने के बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान यानी मोहनलाल सुखाड़िया, इनके कार्यकाल में ये जयपुर से अलग होकर के 26वां जिला बनता है। कौन सा जिला बनता है? 26वां जिला बनता है।
चलो भी ठीक बात है, 26 हो गए अब राजस्थान में। उसके बाद में 27वां यानी धौलपुर जिला बनता है। 27वां धौलपुर, ये भरतपुर से अलग होकर के और 15 अप्रैल 1982 को बनता है। 15 अप्रैल 1982 को। और शिवचरण माथुर, इनके कार्यकाल में ये धौलपुर जिला बनाया जाता है। 27वां जिला बनते हैं, ठीक है ना। 27 हो गए। और उसके बाद में देखो ये डेट याद रखो, आप मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। इजी सा प्रश्न है, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि अजमेर की डेट है वो भी पूछी जा सकती है, या फिर अपने जो धौलपुर है उसके बारे में, यानी ये जो मिलान करने के जो डेट है ये पूछी जा सकती है। 28वां जिला आता है 12, ठीक है। 28वां जिला कोटा से अलग होता है 10 अप्रैल 1991 को। और उसी समय 29वां जिला दौसा, जो 29वां माना जाता है, ये भी 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को। और ये भी 10 अप्रैल 1991 को। और काल कौन, यानी जो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। 28वां और 29वां, 28 और 29वां और 30वां, 3 जिले इकट्ठे बने थे। 3 जिले इकट्ठे बने थे। और इनको अगर याद करें ना तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये देखो 2-12 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, पहले दौसा और 12 और उसके बाद में राजसमंद, ठीक है। तो 2-12 जिले भैरों सिंह शेखावत के काल में बने थे। और याद रखना ये जो तिथि है ये है 10 अप्रैल 1991 को। 1991 की बात है, भैरों सिंह शेखावत की बात है। उसके बाद में 30 जिले हो गए अपने पास। कितने जिले हो गए, 30। राजस्थान में 30 हो गए। 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़। ये गंगानगर से अलग होता है 31वां जिला, और गंगानगर से अलग होता है। और हनुमानगढ़ वाले अपने जो जिले की जयंती मनाते हैं वो है 12 जुलाई 1994 को। यानी उनको स्थापना दिवस मनाते हैं वो कब, यानी 12 जुलाई 1994 को मनाते हैं हनुमानगढ़ वाले, ठीक है। और फिर हनुमानगढ़ के बाद में आता है 32वां जिला। कौन सा आता है, करौली। कौन सा जिला आता है अभी, करौली। करौली जिला आता है। ये सवाई माधोपुर से अलग होता है अभी। कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होता है, सवाई माधोपुर से अलग होता है। और ये होता है 19 जुलाई 1997 को भैरों सिंह शेखावत के बाद में, जब ये भैरों सिंह शेखावत थे उसके बाद में फिर भैरों सिंह शेखावत उनके काल में। और उसके बाद में फिर ये 31वां जिला बनता है। आगे फिर आगे जाकर के ये देखो ये 91 बनता है, ये 94 बनता है, फिर उसके बाद में 97 बनाते हैं। तो ये 97 यानी 19 जुलाई 1997 भैरों सिंह शेखावत के समय, ठीक है। और फिर बात करते हैं 33वां जिला। ये 33वां, अभी नए जिले बनने से पहले कितने जिले थे, 33 जिले अपने पास थे, ठीक है ना। तो 33 जिले थे। तो 33वां जिला अपने पास कौन सा है, प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ आपको याद है कि 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया ये इन्होंने घोषणा की थी और प्रतापगढ़ जिला बन गया था। और ये 33वां यानी प्रतापगढ़ जिला, ये आपको याद रहना चाहिए, प्रतापगढ़ ये 33वां। उसके बाद में फिर आगे वाले मैं याद करवा दूंगा आपको, आप भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। आगे वाले बिल्कुल ही सरल है, बस 3-4 ये याद करने हैं अपने को, ठीक है। दोबारा याद रखो, 212 और राजसमंद, ये भैरों सिंह शेखावत के काल में बने थे। और 10 अप्रैल 1991, दोबारा के लिए 10 अप्रैल 1991, ये याद रखना। हनुमानगढ़ की बात करें तो ये 12 जुलाई 1994 आता है, बस इतना याद रखना। फिर करौली की बात आती है 19 जुलाई 1997 को, करौली। और उसके बाद में फिर लास्ट वाला जिला याद कर लो, प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया चित्तौड़गढ़ से और उदयपुर और बांसवाड़ा इन तीनों से अलग हुआ था। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, इन तीनों से अलग होकर के ये प्रतापगढ़ बना था, ठीक है। और आगे अब बात करते हैं नए जिलों की। अब 33 जिले पूरे हो गए, 33 जिलों के बाद में नए जिले बनते हैं और नए जिलों की घोषणा होती है। ये होती है 34वां जिला बनता है बालोतरा। देखो सारे नए बने थे 17 जिले, कितने बने थे, 17 जिले बने थे। टोटल कितने हो गए, 50। और 50 में से फिर माइनस कर दिए 9 जिले, तो 9 जिले माइनस कर दिए तो 41 रह गए अपने को। तो इनको नए बने हैं उनको तो उसी डेट से अपने काउंट करेंगे ना, जैसे 17 जिले बने थे तो उसी दिन को अपने काउंट करेंगे। तो 34वां जिला बनता है बालोतरा। बाड़मेर से अलग होता भी, ठीक है। सबसे पहले नाम तो अनूपगढ़ का लिया था और सबसे पहले उसको हटाया, उसको अनूपगढ़ को ही है। तो अब उसका नाम कैसे ले बताओ, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि वो 17 होते और साथ में पूरे 50 होते तो फिर सबसे पहले ऊपर नाम आता अनूपगढ़ का, क्योंकि जब घोषणा की थी, जब बजट में घोषणा की थी सबसे पहले यानी अनूपगढ़ का नाम आया था, ठीक है। तो अनूपगढ़ को जिला बनाया जाता है, वैसे अशोक गहलोत ने अपने बजट में पढ़ा था। तो ये अब सब हटा दिया तो फिर अब नाम कैसे पढ़ेंगे, तो बालोतरा रह गया ऊपर। 34वां यानी बाड़मेर से अलग हुआ था। और ये 7 अगस्त, ये डेट एक ही याद रखना भैया, तो एक ही डेट याद रखना, कौन सी, 7 अगस्त वाली। ये सारे
डिस्ट्रिक्ट यानी जो डिस्ट्रिक्ट बने थे ये सारे 7 अगस्त को ही बने थे। कब बने थे ये? 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को ये एक डेट याद रखना, और सारे यानी 41 यानी 33 के बाद में जितने भी 8 जिले और बने थे उन सभी की डेट ये एक ही है, 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 अशोक गहलोत। अब अपने बात करते हैं 34वां कौन सा है? बाड़मेर, सॉरी बालोतरा। ठीक है, बालोतरा। और किससे अलग होता है? बाड़मेर से अलग होता है, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर में था इसलिए इसी से अलग होगा। 35वें की बात करें तो 35वां आता है ब्यावर। कौन सा आता है? ब्यावर। तो ब्यावर किससे अलग होगा भी? ब्यावर अजमेर से होगा, और इसके साथ में कुछ क्षेत्र पालिका और कुछ क्षेत्र राजसमंद का, कुछ भीलवाड़ा से, इन सभी का मिलाकर के ब्यावर बनाया गया है। और डीग बताओ किससे होगा भी? डीग यानी 36वां जिला जो है डीग, ठीक है, ये भरतपुर से अलग होगा क्योंकि डीग भरतपुर में था। 37वां डीडवाना कुचामन, ये नागौर से अलग होता है भी। डीडवाना कुचामन ये सारे यानी इनके मुख्यमंत्री एक ही है भी, ध्यान रखना भी, ये अशोक गहलोत के काम में, ठीक है, उनके काल में। और डेट ये फिक्स है सभी की, ये देखो 7 अगस्त 2023 को, ठीक है, याद रखो। और बाकी इनके जो कर्म है वो याद कर लेना, और कर्म कोई पूछेगा नहीं कैसे, कोई यानी पहला दूसरा कोई कर्म जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। नया पुराना पूछ सकते हैं, ये कौन सा नए वाला है, ये पुराना है, या इसकी स्थिति कौन सी है, कहाँ से अलग हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है भी। जैसे ब्यावर है तो कौन कौन जिलों से अलग हुआ था इनके बारे में पूछ सकते हैं। इनमें से अलग होने वाले 4 जिले हैं, इनमें से अलग हुआ थोड़ी थोड़ी यानी क्षेत्र लेकर के इसमें अलग हुआ था। ठीक है, भरतपुर से, डीडवाना कुचामन ये नागौर से अलग हुआ था, ठीक है। और आगे फिर बात करें, जैसे 38वां खेरथल तिजारा, ये अलवर से अलग होता है भी। कौन से जिले से? अलवर से अलग होता है खेरथल तिजारा। 39वां अपने बात करते हैं कोटपुतली बहरोड की। कोटपुतली बहरोड ये साथ ही है, कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड जिला है ये पूरा, ये जयपुर और अलवर से अलग होता है भी। कुछ क्षेत्र जयपुर का है और कुछ अलवर का भी है। तो बहरोड तो अलवर का है और कोटपुतली कहाँ का है? जयपुर का है। इन दोनों को एक जिले के नाम दे दिया, कोटपुतली बहरोड इस क्षेत्र को। और 40वां फलोदी, जोधपुर और जैसलमेर से अलग होता है। कुछ क्षेत्र जैसलमेर का है और कुछ क्षेत्र इसमें कौन सा है? जोधपुर का है। तो दोनों मिलाकर के ये फलोदी जिला। और उसके बाद में अपने उदयपुर से अलग होता है, वो कौन सा है? सलूम्बर। ये कौन सा जिला है? सलूम्बर जिला है। तो याद रखें ये सारे 8 के 8 जिले आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। 41वां जिला टोटल, यानी टोटल कितने हो गए? 33 और 8 कितने हो गए? 41। टोटल 17 यानी बनाए थे नए 17, यानी 33 और 17 50, 50 में से माइनस कर दिए 9, कितने रह गए? 41। अब अपने पास यानी 8 जिले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो रद्द कर दिए उनके बारे में सिर्फ एक ही लाइन पढ़ेंगे भी, ये इस डेट को रद्द कर दिए, ठीक है। वर्तमान राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। अब जिलों के बारे में थोड़ी सी अपनी चर्चा कर लिए। देखो जिलों के बारे में कब कब यानी गठन हुआ था इनका, और कौन कौन से नए वाले हैं, कौन कौन से पुराने वाले हैं, उन सभी के बारे में बात करते हुए सारी चीजें अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है भी। हेलो, हाँ। तो उसके बाद में अपने बात करते हैं संभागीय व्यवस्था की। कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं? संभागीय प्रशासनिक मंडल की बात करते हैं भी। वर्तमान राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, प्रशासनिक मंडल पर एक नजर डालें तो बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जब गठन हुआ था तब मुख्यमंत्री बनते हैं 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री होते हैं हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री कौन बनते हैं? मुख्यमंत्री मनोनीत होते हैं। और उस समय क्या होते हैं कि संभाग बनाते हैं। उस समय ये संभागीय व्यवस्था शुरू की जाती है। संभागीय व्यवस्था क्या की जाती है? शुरू की जाती है। और किसके काल में की जाती है? कौन करता है शुरू? हीरालाल शास्त्री करता है। कौन करता है? हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री है पहले, ठीक है ना। तो उसके बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने थे। तो मनोनीत यानी 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, अपने 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाते हैं ना राजस्थान का, तो उस समय हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग और 5 संभाग थे उस टाइम, उन्होंने ये संभागीय व्यवस्था स्टार्ट की थी। और सबसे पहले 5 संभाग बनाए थे। कितने बनाए थे? 5। उसके बाद अपने छठे संभाग की उन्होंने घोषणा कर दी। छठा संभाग बनाया, तो छठा संभाग बनाया उन्होंने अजमेर, परंतु एक जयपुर को हटा दिया। तो कितने रह गए? यानी अजमेर को तो बना दिया, अजमेर को बनाया और जयपुर को हटा दिया। तो जयपुर के स्थान पर बनाया ना, तो जयपुर के स्थान पर बनाया तो अजमेर जयपुर को हटा दिया। तो फिर कितने रह गए बताइए? 5 तो थे और प्लस में 1 बना दिया और 1 माइनस कर दिया, तो वो रह गए कितने? वो 5 के 5 ही रह गए। 1 नवंबर 1956 को बना ये जयपुर, नहीं अपने अजमेर बना था छठा संभाग।
49 के बाद में 5 तो थे, और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को अजमेर बनता है और जयपुर को हटा देते हैं, और 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। देखो समाप्त, शुरू करने वाले कौन है भी? देखो शुरू करने वाले, अगर बात करें यहां पर शुरू करने वाले, प्रारंभ करने वाले, प्रारंभ करने वाले कौन है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल ठीक है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। और समाप्त करने वाले कौन है? समाप्त करने वाले मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। देखो समाप्त करना इसका मतलब सुखा दिया, सुखा दिया मतलब सुखाड़िया, सुखाड़िया तो इसका मतलब वो जिलों को क्या, संभाग को क्या कर दिया? सुखा दिया उन्होंने, यानी समाप्त कर दिया एक तरीके से। तो ये समाप्त हो गए। प्रारंभ करने वाले हीरालाल शास्त्री और समाप्त करने वाले कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। और ये कब करते हैं? 1962 में करते हैं, 1962 में। अब देखो सारी व्यवस्था, यानी 5 थे, उसके बाद छठा बना अजमेर, जयपुर के स्थान पर बना। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया ने सारा कुछ क्या कर दिया, यानी ये समाप्त कर दिया, मैट्री बंद कर दिया, जो अपने संभागीय व्यवस्था वाला। फिर बाद में नया मैटर स्टार्ट करते हैं, कौन? 87 में जाकर के करते हैं। देखो 62 और 62 के बाद में 87 में जाकर के 1962 और 1987 में इतने साल तक कोई संभागीय व्यवस्था नहीं थी। और 87 में जाकर के वो शुरू करते हैं, कौन करते हैं? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, यानी इनको जोश आता है, और जोश आते ही वो क्या कर देते हैं? ये संभागीय व्यवस्था वापस स्टार्ट कर देते हैं, वापस स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले यानी शुरू कौन करते हैं? स्टार्ट कौन करते हैं? शुरू करते हैं कौन? हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री याद रखो। और समाप्त कौन करते हैं? समाप्त, समाप्त करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा देते हैं, ठीक है। और अब पुनः स्टार्ट, पुनः प्रारंभ कौन करते हैं? पुनः प्रारंभ याद रखना हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, इनको जब जैसे यानी काम करने का जोश आता है तो ये स्टार्ट कर देते हैं पुनः वापस, यानी और उसके साथ ही क्या कर देते हैं? जयपुर को भी संभाग बना देते हैं। तो जैसे मान लो कि पहले 5 बचे हुए थे, और जब ये 5 बचने के बाद में एक जयपुर और बन गया, अब बताइए कितने हो गए? तो 6 संभाग हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल 6 संभाग हो गए। 87 के बाद में 2005 तक कितने संभाग चलते रहे? 6 संभाग चलते रहे, ठीक है ना। और उसके बाद में 7वां संभाग आता है, कौन सा संभाग आता है? 7वां। तो 7वां संभाग बनता है कौन सा? भरतपुर संभाग बनता है। कौन सा बनता है? भरतपुर संभाग बनता है। और कब बनता है? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को याद रखना, 4 जून 2005 को मिलान करने के, आप मिलान करने वाले जो प्रश्न है उनमें पूछा जा सकता है, जिलों का डेट से पूछ सकते हैं। और संभाग जो है ना, ये तो याद करना ही करना है आपको, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपको, फिर मैं कह रहा हूं कि आपको भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न यानी कोई प्रश्न पुराने नए नहीं होते हैं, सारे मतलब ऐसे ही है कि कहीं से जीके में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न यानी कई बार पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 4 जून 2005 को नवीनतम संभाग कौन सा है? नवीनतम संभाग है अपने पास है भरतपुर। और मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम में? वसुंधरा राजे, उन्होंने ये बनवाया था। आगे बात करते हैं 7 अगस्त 2020 को राम लोभाया समिति द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए थे। देखो ये डिटेल अपने जो नए जिलों की है उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, नए जिलों के बारे में बात हो रही है। तो ये 7 अगस्त 2020 को, 7 अगस्त 2020 को याद रखें, 7 अगस्त 2020 को राम लुभाया समिति, कौन सी समिति है ये? याद रखना, समिति का नाम भी याद रखना, राम लुभाया समिति। कौन सी समिति है? राम को लुभाया, ये लो, राम लुभाया समिति। 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। कौन से नए संभाग है? ये संभाग है, एक तो है इसमें कौन सा संभाग है? एक तो है बांसवाड़ा, कौन सा? बांसवाड़ा। एक है पाली और एक सीकर। 3 नए संभाग बना दिए। 7 तो पहले थे और 3 नए बना दिए, कितने हो गए? 10। अब 10 के बाद में फिर क्या होता है? संभाग की व्यवस्था पड़ रही है ना, संभाग है। देखो जिलों की अगर बात कर रहे थे अपने, तो जिलों में ये हो गया ना 41वां जिला। उसके बाद में टोटल अपने पास 17 बने थे, वो आगे इसमें एक लाइन लिखी हुई है, टोटल यानी 50 बने थे। 50 में से वो 9 रद्द करने वाले, वो भी अपने बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यानी 7 यानी कितने हो गए? 7 पहले थे
और 3 और बना दिए, कितने हो गए 10, और 3 इसमें से रद्द कर दिए, वापस कितने हो गए 7, वापस कितने हो गए 7। तो ये रद्द करने वाली कमेटी कौन सी है? अब रद्द करने वाली कमेटी बनती है ललित के पंवार कमेटी। ललित के पंवार कमेटी जो वर्तमान जो सरकार है उनके द्वारा ये गठन किया गया था, ललित के पंवार समिति गठन किया गया। और इनकी सिफारिश पर भजन लाल सरकार ने क्या कर दिया? भजन लाल सरकार ने अब जो 28 दिसंबर 2024 को 28 दिसंबर 2024 को क्या कर दिया इन्होंने इसको रद्द कर दिया। इसको इन जिलों को, इन संभाग को रद्द कर दिया। और कब की बात है ये बात है भी, ये बात है 28 दिसंबर 2024 को दलित के पंवार समिति की सिफारिश पर। और वर्तमान सरकार ने ये 3 संभाग को समाप्त कर दिया और वापस वही सेम 7 हो गए, वापस वही सेम 7 हो गए। अब नवीनतम बताइए कौन सा है? तो नवीनतम वही है 4 जून 2005 वाला भरतपुर, याद रखें, ठीक है भी। आगे बात करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी रह गई है? वर्तमान में संभागों की संख्या 7 रह गई है। कितनी रह गई है? 7, याद रखें 7 ही है अभी, ठीक है ना। और अब कौन कौन से हैं इस प्रकार याद कर लें भी। बीकानेर में 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, याद रखें भी। इन सभी चीजों को एक बार रिवीजन कर लें। और बीकानेर किस में आएगा? ये तो याद ही आपको, बीकानेर, देखो बीकानेर में बीकानेर खुद ही आएगा, जो संभाग के नाम है ना उसको जिला वो सेम उसी में आएगा, और इसके साथ में उसके आसपास वाले क्षेत्र है वो भी आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान बीकानेर, बीकानेर के साथ में और कौन आता है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले इसमें आ जाएंगे। फिर जयपुर में 7 है, टोटल कितने जिले हैं? 7। तो जयपुर खुद आएगा। और उसके बाद में अलवर और दौसा और सीकर, झुंझुनू। अब नया जिला बना है खेरथल तिजारा, ये भी इसी में आएगा। किस में आएगा? खेरथल तिजारा किस में आएगा? जयपुर में आएगा। एक कोटपुतली, बहरोड, ये बना है, ये भी इसी में नए में आ जाएगा। पहले इसमें 5 जिले थे, अब 2 नए और इसमें शामिल हो गए, कितने हो गए? 7 हो गए। और जोधपुर में 8 जिले हैं, ये ध्यान रखना भी, ये सबसे ज्यादा यानी जिले इसमें रखने वाला संभाग है, सबसे ज्यादा जिले रखने वाला संभाग है जोधपुर संभाग। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, याद रखना 8 जिले हैं। 8 जिले किस में है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, नवीनतम संभाग वाला, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है काफी। यानी सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में हैं? सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में है? सारा कुछ पढ़ लेते हैं, परंतु ये छोटे छोटे प्रश्न है ये नहीं पढ़वाते हैं, और ऐसे में यहाँ पर अपने क्या कर देते हैं? माइनस में हो जाते हैं। तो जोधपुर में 8 जिले, याद रखना, एक ही है। सबसे अलग प्रश्न होगा ना वो ज्यादा अपने ध्यान देना है। तो इसमें जोधपुर में सबसे अलग है, ये सर्वाधिक जिले इसी में है। जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। कितने जिले? 8। कौन कौन से? जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, और इसके साथ सिरोही और बालोतरा, जो नया जिला बना है वो बालोतरा इसी में जोधपुर में, और फलोदी नया जिला बना है वो भी इसी जोधपुर में, ठीक है भी। तो याद रखना। आगे नेक्स्ट बात करते हैं उदयपुर में, इसमें 7 जिले हैं। 7 जिलों में कौन कौन से? उदयपुर खुद तो है ही, और साथ में चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है और राजसमंद है। और फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, ये जो सलूम्बर नया बना है ये इसमें शामिल है, ठीक है। तो नए जिलों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ, ये नए बने हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने जैसे इसमें बना है कौन सा? खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, और कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ये नया जिला है, ठीक है। और जोधपुर में कौन सा? फलोदी आ गया एक तो, ठीक है। और फलोदी हो गया एक तो इसमें, और एक इसमें हो गया बालोतरा। क्या हो गया अभी? गड़बड़ी बहुत कर, ये लो बालोतरा, ठीक है। आगे बात करें। फिर यहाँ पर डीडवाना कुचामन, देखो अजमेर है, नागौर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, और डीडवाना कुचामन ये इसका नया जिला है, ठीक है। और ब्यावर भी इसका नया जिला है इसमें, ठीक है, इसमें नया जिला है ब्यावर भी। तो ब्यावर भी इसके साथ में नया जिला है। तो अजमेर में यानी टोटल कितने हो गए? अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 थे पहले, अब डीडवाना कुचामन ये साथ में, और ब्यावर भी इसके साथ में हो लिया, ठीक है। फिर कोटा की बात करते हैं। तो कोटा में आते हैं इसमें 4 जिले, कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं कोटा में। और कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कोझा बाबू, कोझा,
बाबू। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, ठीक है। और उसके बाद है भरतपुर। भरतपुर में 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? भरतपुर में 5। भरतपुर, डीग, ये नया वाला जिला है। कौन सा है? नया, ठीक है। डीग कौन सा जिला है? भरतपुर में डीग, भरतपुर से अलग हुआ था, अलग हुआ था ना। करौली, सवाईमाधोपुर, ये 5 चीजें आ गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए भी? टोटल की बात करें, 4 और ये 11 और 8 19 और 19 और 7 26 और 6 32 और फिर 9, ये कितने हो गए? 41। टोटल कितने हो गए? 41 जिले हो गए। अब 41 जिलों के बारे में बात करें, ये देखो संभाग वाइज जिलों के बारे में बात करनी है अपने को, ठीक है ना। तो बीकानेर में कितने जिले हैं? ध्यान रखो, इसमें अपने को अब इसमें लिखने हैं, ठीक है। तो लिखने हैं इसमें, देखो ये लो ब्लैक पेन से लिख देते हैं। बीकानेर में कितने जिले हैं? ये लो 4 जिले हैं। कितने जिले? 4 जिले। जोधपुर में सर्वाधिक जिले हैं, 8 जिले। याद करो, 8 जिले हैं जोधपुर में। कितने हैं? 8 जिले। और जयपुर में कितने जिले हैं? जयपुर में टोटल 7 जिले हैं। कितने? 7 जिले। अजमेर में देखो, अजमेर में कितने बात की थी अपने? अजमेर में 6 जिले हैं। टोटल कितने हैं? अजमेर में 6 जिले हैं। ये लो 6 जिले, ये देखो अजमेर 6 जिले। कोटा में 4 ही जिले हैं, कोजा बाबू, ये देखो कोटा में 4 जिले हैं, 4 याद कर लो। और उदयपुर में कितने हैं? देखो उदयपुर में कितने हैं? उदयपुर में 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 जिले। उदयपुर में कितने हैं? 7 जिले हैं। और बीकानेर में 4 है ही, और जोधपुर में 8 है ही। और उसके बाद में भरतपुर में, तो भरतपुर की बात करें तो कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कितने हैं? ये लो 5 जिले। अब इनको काउंट कर लो, वही सेम 41 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 41। ये लो 41 जिले हो गए, ठीक है। और संभाग कितने हो गए? 7। तो 41 जिले और 7 संभाग, ये इनको अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लो और याद हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं नया जिले। नए जिले कौन कौन से बने हैं? देखो यहाँ पर देखो, नए जिले पूरे राजस्थान में नए जिलों की एक बार आप एक नज़र में देख लो कौन कौन से। फलोदी कहाँ पर है? ये देखो, ये फलोदी है। जैसलमेर से अलग हुआ था, इसका मतलब ये फलोदी है। और उसकी कुछ सीमा, फलोदी की कुछ सीमा जो है वो इसमें टच कर रही है। कहाँ से? इधर पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर से टच कर रही है, रेड क्लिफ रेखा से टच कर रही है। ये देखो, ये 20 किलोमीटर सीमा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नजर आ रही है ना, ये देखो इधर बीकानेर। और पहले बीकानेर ये जैसलमेर में था पहले ये एरिया फलोदी वाला। अब कुछ क्षेत्र जैसलमेर का लेकर के और फलोदी को दिया है, और ये जैसलमेर का कुछ क्षेत्र ये फलोदी को दिया है। तो यहाँ की जो ऊपर सीमा ये लग रही है, ये 20 किलोमीटर, ये किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ के साथ में लग रही है, फलोदी की, ठीक है। और उसके बाद में ये नया जिला आ गया। उसके बाद फिर बालोतरा की बात करें, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा। ये देखो बालोतरा यहाँ पर है, इसकी लोकेशन देखिए आप, बालोतरा की लोकेशन ये है, ठीक है। और ये बाड़मेर से अलग होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अपने बात करें कुछ क्षेत्र भीलवाड़ा से, पाली से, जो अपने अजमेर से, और इनसे अलग होकर के ये बना है ब्यावर जिला। कौन सा? सबसे बीचों बीच ये ब्यावर जिला है, देखो ब्यावर जिला है। इसके बाद फिर बात आती है, यानी उदयपुर से अलग होने वाला सलूम्बर जिला है। तो 1 फलोदी, 2 और 3 और ब्यावर 4 और डीडवाना कुचामन, ये देखो नागौर से अलग हुआ है, ये 5। और उसके बाद में खेरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये 6 और खेरथल तिजारा ये 7 और डीग 8। इतने जिले हैं। ये देखो ये जिले हैं, ये नए बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना, खेरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड ये है, खेरथल तिजारा ये है, और डीग ये है। देखो लोकेशन, यहाँ नए जिलों की लोकेशन देख लो भी आप, ठीक है। और ये डीडवाना कुचामन, और ये ब्यावर, और ये कौन सा है? सलूम्बर। आपको नहीं आ रहा है तो आप एक डाउनलोड करके और अच्छे मैप को आप देख सकते हो, ठीक है, अपने फ़ोन में। और बाकी ये अच्छे तरीके से इसमें बताया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल यहाँ नज़र आप लगा सकते हो भी। अब संभाग में कुछ तथ्य, अन्य तथ्य दे रखे हैं, संभागीय व्यवस्था के कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो न्यूनतम नदियों वाला जिला कौन सा है? अपने संभाग कौन सा है? बीकानेर। न्यूनतम यानी नदियों वाला, न्यूनतम नदी, नदी नहीं है बिल्कुल, नदी एक गग्गर नदी है, वो गंगानगर एरिया में आती है, ठीक है ना। गंगानगर में एरिया में कभी कभार वो आती है बरसात के दिनों में, कभी कभार उसमें 2-4 दिन पानी आता है, और उसके बाद में फिर वो यानी पीछे उसको पानी रह जाता है, वो सूखी शुष्क नदी के नाम से जानी जाती है। और जो गंगानगर क्षेत्र में यानी हनुमानगढ़ से स्टार्ट होती है, गंगानगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो ये इस संभाग में एकमात्र नदी है, कौन सी? गग्गर नदी है। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। फिर सर्वाधिक नदियां यानी प्रवाहित होने वाला संभाग कौन सा है? कोटा।
सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होने वाली बात हो रही है, भी ध्यान रखना, प्रवाहित होने वाली ये। और उद्गम, अगर प्रवाहित होने वाली की बात करें तो आता है किसमें, कोटा। और अगर उद्गम की बात करें तो ये आता है किसमें, ये आता है उदयपुर। किसका आता है, उदयपुर का नाम आता है भी, ठीक है। तो सर्वाधिक नदियों वाला प्रवाहित वाला संभाग कौन सा है, कोटा। और सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग कौन सा है, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ इसी में आता है, उदयपुर में, इसलिए चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक यानी नदियां हैं, और इसलिए इस संभाग में आएगा तो ये इस संभाग को भी अपने क्या कर देगा, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग बना देगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्र, यानी देखो बड़े बड़े क्षेत्र इसमें ले रखे हैं, जोधपुर संभाग ने क्या कर रखे हैं, बड़े बड़े क्षेत्र, यानी ये देखो बड़े बड़े क्षेत्र वाले ले रखे, तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, जोधपुर संभाग के पास में है। तो इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा अपने संभाग कौन सा है, यानी जोधपुर। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक जिलों वाला, देखो बात आ गई ना, तो अपने बात कर रहे थे बार बार, यानी 8 जिले, तो ये याद रखना भी 8 जिले किसमें है, जोधपुर संभाग में। किसमें है, जोधपुर संभाग में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ आसपास अपने को नजर आएगी, जैसलमेर में तो है नहीं इतनी जनसंख्या, क्योंकि वहां पर वीरान एरिया है और बहुत बड़ा क्षेत्र है उनके पास, लोग कहाँ पर रहेंगे, इतने है नहीं। तो सर्वाधिक जनसंख्या आप कहाँ देखते हो, जयपुर में देखते हो। तो जयपुर का क्षेत्र जो है ना, जयपुर वाला संभाग है, वो आसपास में उसके जो जिले बसे हुए हैं वो सघन बसे हुए हैं, तो ये जयपुर संभाग है वो कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपने बात करें सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक घनत्व, जैसे मान लो कि जनसंख्या सर्वाधिक है तो वहां पर घनत्व भी अधिक होगा, इसलिए जयपुर संभाग और ये दोनों संभाग ही क्या हो जाएंगे, ये जनसंख्या और घनत्व वाला संभाग है, हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में सबसे नवीन संभाग अपने बात कर ही ली, 4 जून 2005 को सबसे नवीन संभाग कौन सा था, ये था भरतपुर संभाग। कौन सा था, भरतपुर संभाग था सबसे नवीन संभाग। सबसे नवीन संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग, ये अपने बात कर ही चुके हैं बार बार इसमें, यानी बात कर रहे हैं। और भरतपुर 4 जून 2005 को, ठीक है भी, 2005 को। और चलो अभी आगे बात करते हैं। फिर प्राचीन काल में राजस्थान की बात करेंगे, ठीक है, प्राचीन काल में। अब राजस्थान की जो मोटा मोटी इसमें जो जानकारी थी 41 जिलों की और संभाग के बारे में, उन सभी के बारे में पूरी कर चुके हैं भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। पीडीएफ में सब में निशान लगे हुए हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार आपको रिवीजन करनी है क्लास देखने के बाद में, या पहले बात है क्लास देखते देखते आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और याद होने के बाद फिर अपने चलते हैं किसमें, प्राचीन नाम पर। किसमें चलते हैं भी, प्राचीन नाम। अब क्या है प्राचीन नाम, यानी प्राचीन काल में, यानी राजस्थान को कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में बात करें तो ये बात आती है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मव्रत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मव्रत के नाम से, ब्रह्मव्रत के नाम से ऋग्वेद में जानते हैं। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में इसमें मुरुकांतार लिखा हुआ राजस्थान के लिए। इस राजस्थान क्षेत्र के लिए क्या लिखा गया है, नाम दिया गया है मुरुकांतार। क्या नाम दिया गया है, मरुकांतार नाम दिया है। राजस्थान के लिए सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख कहाँ पर मिलेंगे अपने को, तो सबसे देखो दो प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो ब्रह्मव्रत वाला, एक है इसमें मरुकांतार वाला। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ऋग्वेद में क्या लिखा है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि इनमें से 4 नाम देकर के आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि बताइए कि राजस्थान का नाम कौन सा नहीं रहा है, तो ब्रह्मव्रत भी रहा है, मरुकांतार भी रहा है। आगे अगर बात करें तो जैसे मान लो कि राजस्थान आदित्य ये भी रहा है, और राजस्थान आदित्य ये भी रहा है, और राजस्थान भी रहा है, और कोई नाम राजपुताना भी रहा है। तो और अदर नाम देकर के ऐसे भी पूछा जा सकता है भी ये रहा है कि नहीं रहा, तो ये भी अपने तो याद रखनी भी आपको, ठीक है ना। रामायण की बात करें तो रामायण में हो गया ये, और ऋग्वेद में हो गया। और उसके बाद में फिर प्राचीन शिलालेख जो कौन सा था, बसंतगढ़ शिलालेख। खीमल माता मंदिर है यहाँ पर, सिरोही में है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये सिरोही में पड़ता है। कौन सी जगह पर पड़ता है, ये सिरोही में पड़ता है। और बसंतगढ़ शिलालेख, खीमल माता मंदिर, बसंतगढ़ शिलालेख याद रखो, सिरोही में है।
और यहाँ पर कौन सी माता का मंदिर है? खीमल माता का मंदिर है। कौन सी माता का है? खीमल माता का मंदिर है। और ये है कहाँ पर? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है, और जिसमें राजस्थानादित्य लिखा हुआ है। क्या नाम मिलता है वहां पर? वहां अपने को नाम मिलता है राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य। तो राजस्थानादित्य नाम मिलता है, तो ये याद रखोगे, ठीक है, राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य शब्द मिलता है विक्रम संवत 682, उस पर उस समय का ये शिलालेख है, ठीक है। और फिर आगे बात करें तो फिर आगे बात आती है मोहनोत नैन सी। मोहनोत नैन सीरी ख्यात, ये कृति का नाम है मोहनोत नैन सीरी ख्यात। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये मोहनोत नैन सी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मोहनोत नैन सी के द्वारा। और कब ये इसकी रचना हुई थी? 1665 में हुई थी। कब रचना हुई थी इसकी? ये 1665 में हुई थी। और इनका नाम यानी मोहनोत नैन्सी नाम, और ये राजस्थान के क्या कहलाते हैं? राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जानते हैं। राजस्थान के अबुल फजल, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जानते हैं। कौन से? कौन जाने जाते हैं? मोहनोत नैन्सी, ठीक है। मोहनोत नैन्सी ख्यात, ये उनकी कृति है। और ये मोहनोत नैन्सी जो थे, ये जोधपुर के जसवंत सिंह के दीवान थे। जोधपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह, उनके दीवान पद पर ये आसीन थे। और उनके द्वारा रचित जो मोहनोत नैन्सी ख्यात में राजस्थान नाम वहां पर मिलता है उनके, यानी उस किताब में, ठीक है। उस किताब में क्या नाम मिलता है? राजस्थान शब्द मिलता है ना। क्या मिलता है? राजस्थान शब्द का नाम है, उसमें मिलता है भी, ध्यान रखना भी। और एक राज रूपक है, राज रूपक है, उसमें भी राजस्थान नाम मिलता है। ये राज रूपक किसके द्वारा रचित है? ये ग्रंथ जो है ना, ये वीरभान रत्नु द्वारा रचित है। किसके द्वारा? वीरभान रत्नु द्वारा। किसके द्वारा? ये वीरभान रत्नु द्वारा रचित है ये। और कौन सा इसका नाम क्या है? राज रूपक। किस, क्या नाम है? राज रूपक नाम है, ठीक है भाई। और इसमें भी राजस्थान नाम मिलता है। क्या मिलता है? नाम है राजस्थान नाम मिलता है। ये वीरभान रत्नु द्वारा कब ये प्रकाशित, यानी रचना, इसकी रचना कब हुई थी? ये 1731 में हुई थी, सॉरी, ठीक है। फिर बात करते हैं जॉर्ज थॉम्स ने 1800 ईस्वी में, जॉर्ज थॉम्स ने 1800 ईस्वी में किताब लिखी थी उन्होंने। और उस किताब में राजपूताना का, इस क्षेत्र को, राजस्थान के क्षेत्र को क्या नाम दिया था? राजस्थान के क्षेत्र को नाम दिया था राजपूताना। किस नाम से जाना गया था? राजपूताना। याद रखना, राजपूताना का था। और कौन सी किताब है उनकी? उनकी किताब है मिलिट्री मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। 1805 की बात है, और विलियम फ्रैंकलिन, इनके द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। और किताब का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। और इसमें क्या नाम दिया गया था? इसमें नाम दिया गया था राजपूताना। क्या नाम दिया गया था? राजपूताना। और ये कब की लिखी गई है? कब की बात है ये? 1800 की बात है। कब की बात है? 1800 की बात है। और किसकी किताब, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये जॉर्ज थॉम्स के द्वारा किया गया था। और इनका अंग्रेजों ने भी इस भूभाग को किस नाम से जाना गया? अंग्रेजों के द्वारा इस भूभाग को राजपूताना के नाम से ही जाना गया था। तो ये भी अंग्रेज ही थे, और अंग्रेज बाद में भी आए थे, उन्होंने भी राजपूताना ही कहा था इस क्षेत्र को। तो राजस्थान वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना गया अधिकतम? यानी राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना गया भी, ठीक है। आगे बात करें, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था, ठीक है। याद रखें इस बात को कि राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग, ये बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा आता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर बात करें तो ये अपने को माननी पड़ेगी भी कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड 1829 में अपनी किताब में करते हैं, और वो पुस्तक का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा, इसी किताब का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नाम है इसका दूसरा। और राजस्थान नाम दिया था। क्या नाम दिया था? राजस्थान। किसने? जेम्स टोड ने। किसने? देखो, जेम्स टोड याद रखना भी, जेम्स टोड का नाम याद रखना भी, ठीक है। हाँ, वो जॉर्ज थॉम्स है पहले वाले, ठीक है। और ये कर्नल जेम्स टोड है राजस्थान का इतिहासकार, राजस्थान के इतिहास लिखने वाले। राजपूताना शब्द की बात करें तो जॉर्ज थॉम्स का है, ठीक है। 1800 की बात है अभी, याद कर लो इसको। 1800 जॉर्ज थॉम्स की बात है अभी, 1800 की बात है अभी। और किसकी, कौन सी शब्द की बात है? राजपूताना का, ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यानी किसकी बात है? कर्नल जेम्स टोड की है, 1829 की बात है, ठीक है। याद कर लो ये।
और लंदन से ये प्रकाशित हुई थी। ये उनकी किताब जो थी, कौन सी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कहाँ से प्रकाशन हुआ था इसका, 1829 में इसका प्रकाशन लंदन से हुआ था। और उसमें नाम लिखा गया था राजस्थान, इस क्षेत्र के लिए क्या नाम लिखा गया था, राजस्थान। तो आप देखो कितनी बड़ी बात है कि वहां पर ब्रिटेन में भी अपने राजस्थान इस क्षेत्र का नाम है चलता था उस टाइम भी। फिर बात करें स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान, देखो स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान अपने पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। देखो याद करो इसको, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान, कब की बात है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 की बात है। और को संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश के लिए किस नाम से यानी स्वीकार कर लिया था, ये राजस्थान के नाम से, राजस्थान के नाम को स्वीकार कर लिया था अभी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं प्राचीन काल में जिलों के उपनाम के बारे में। तो ये नामकरण के बारे में थोड़ी सी बात होगी, और सामान्य परिचय पढ़ रही है आप अपने आज की क्लास में, तो इसलिए सामान्य परिचय में थोड़ी सी बात होगी सारी। ठीक है, और उसके बाद में अब जिलों के उपनाम के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। योद्धेय क्षेत्र के बारे में बात करें तो योद्धेय क्षेत्र यानी कौन से, किसको जाना जाता था, गंगानगर के आसपास का क्षेत्र जो है ना, इसको अपने किस नाम से जानते हैं, योद्धेय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये योद्धेय क्षेत्र, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद कर लेना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है भी, आगे बात कर रहे हैं, जैसे आगे बात करते हैं जांगल बीकानेर, किसकी बात करते हैं, जांगल। तो जांगल प्रदेश जो है ना, जांगल प्रदेश किसको कहा गया था, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को अपने किस नाम से जानते थे, जांगल प्रदेश। ठीक है भी, याद कर लेना भी, जांगल प्रदेश बीकानेर। ठीक है, और जैसलमेर का जो क्षेत्र है ना, ये किस नाम से पहले जानते थे इसको वल्ल प्रदेश दुंगल, ये वल्ल प्रदेश दुंगल इस नाम से यानी जैसलमेर के क्षेत्र को जानते थे। और कुरु, कुरु क्षेत्र यानी प्राचीन काल में अलवर का जो सीमा, जो समीपवर्ती क्षेत्र है, अलवर का समीपवर्ती क्षेत्र है, उसके जो वहां पर कुरु जो राजधानी महाजनपद है ये, ठीक है ना, महाजनपद, इस क्षेत्र को अपने किस नाम से जानते थे, कुरु के नाम से जानते थे। तो ये अलवर के समीपवर्ती क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र है, ये कुरु के नाम से जानते थे। और उसी टाइम महाजनपद के काल में ये सोरसेन नाम क्या था, सोरसेन, ये सोरसेन भरतपुर करौली धौलपुर का क्षेत्र है, इसको किस नाम से जानते थे, सोरसेन। तो याद कर लेना अच्छे तरीके से, यानी आपका, आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो, अगर बहुत बार पढ़ लिए लोगों ने तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो याद है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं, 12वीं पास करने के बाद में आए हैं, जो बीए कर रहे हैं, उनके लिए सोर्स है क्या, कुरु, उनके लिए सारे शब्द नहीं है। तो ऐसे शब्द है, एक बार दो बार आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ना, और आपके लिए यानी आप यानी जो जितने भी है सारे शब्द यानी डिटेल से आप पूरा पढ़ते जाओ, साथ साथ में याद होते जाएंगे, रिवीजन भी होता जाएगा साथ साथ में। ठीक है ना, तो सोरसेन जो है ये भरतपुर करौली और धौलपुर का क्षेत्र है, उसको अपने किस नाम से जानते हैं, सोरसेन के नाम से। आई छतरपुर है, ये नागौर का क्षेत्र है, नागौर का क्षेत्र पहले किस नाम से जाना जाता था, आई छतरपुर के नाम से जाना जाता था। और गुर्जर प्रदेश जो है ये किस नाम से, किस क्षेत्र को जानते थे, ये पाली और जोधपुर वाला क्षेत्र है, इसको अपने किस नाम से जानते हैं, गुर्जर प्रदेश के नाम से जानते हैं। श्रीमाल और भीनमाल ये किसके नाम है, जालोर के। देखो जालोर में भीनमाल तो जालोर में ही है वैसे, और इसका प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल था। क्या नाम था, श्रीमाल था। तो याद कर लेना भी इसको, श्रीमाल किसका नाम है, यानी जालोर का नाम है। अब एक बार इसको रिवीजन कर लो, यहाँ पर जांगल बीकानेर, वल्ल प्रदेश जैसलमेर, दुंगल जैसलमेर, कुरु अलवर का समीपवर्ती, सोरसन अलवर भरतपुर, अपने भरतपुर करौली धौलपुर का क्षेत्र, आई छतरपुर नागौर का, गुर्जर प्रदेश जोधपुर पाली, और श्रीमाल यानी जालोर का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। व्याघ्र घाट बांसवाड़ा का उपनाम है, या बांसवाड़ा का जो प्राचीन नाम है किस नाम से जानते थे, व्याघ्र घाट के नाम से। कांठल प्रतापगढ़ के जो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, या प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को अपने, या प्रतापगढ़ को क्या बोलेंगे अपने, कांठल के नाम से। इसको प्राचीन नाम क्या था इसका, कांठल था। झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या था, पालन। क्या नाम था, पालन। और सीवी, सीवी जो है ना ये प्राचीन यानी जैसे मेवाड़ की राजधानी रही है, ठीक है, सीवी। और इस क्षेत्र को सीवी प्रदेश कहा गया था जब यानी महाजनपद काल में, या प्राचीन जो काल में था, इसका नाम, इस क्षेत्र का नाम क्या था, सीवी था। और बाद में मेवाड़ पड़ा, फिर उदयपुर, अब वर्तमान में उदयपुर नाम है। ठीक है, और उदयपुर से सलूम्बर अलग हो गया, तो सीवी। अब चित्तौड़गढ़ की बात करें, सलूम्बर की बात करें, अगर उदयपुर की बात करें, तो ये सारे, राजसमंद की बात करें, ये सारे किस में थे, सीवी प्रदेश में थे, सीवी क्षेत्र में थे। विराटनगर, ब्रजनगर, या आप अपने ब्रजनगर नहीं है, अपने विराटनगर, ये जयपुर जो यहाँ पर
ये क्षेत्र है विराटनगर, ठीक है। ये कहाँ पर है? जयपुर, जयपुर में विराटनगर। ये जयपुर और टोंक वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? इसको अपने जो वर्तमान में अपने क्या कहते हैं? बेराट कहते हैं, बेराट, ठीक है। तो विराटनगर, इसी को विराटनगर या इसी को बेराट कहते हैं। ये किसका क्षेत्र, ये किसको, कौन सा क्षेत्र था? इसमें जयपुर और टोंक दोनों शामिल थे। चंद्रावती अर्बुद की बात करें तो चंद्रावती अर्बुद यानी सिरोही आबू क्षेत्र जो है, ये किस नाम से जानते थे? पहले चंद्रावती अर्बुद के नाम से जानते थे। हय, ये देखो हय, ये क्षेत्र कोटा बूंदी वाला क्षेत्र जो है ना, हय के नाम से जाना जाता था। और याद रखना भी इन क्षेत्र सभी को, ठीक है भाई। व्याघर घाट बांसवाड़ा, कांठल प्रतापगढ़, पल्लन ये झालावाड़, सीवी मेवाड़ उदयपुर, या विराटनगर बेराट, जयपुर टोंक, चंद्रावती अर्बुद यानी सिरोही आबू, और है ये है कोटा बूंदी, ठीक है। आगे चलते हैं। जबालीपुर, जालोर को बोलते हैं जबालीपुर, जबालीपुर या स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, देखो जबालीपुर और स्वर्णगिरी। जबालीपुर ये नाम था, और किसका था? जालोर का। एक नाम और भी था, श्रीमाल, अपने पढ़ गए हैं अभी, ये भी जालोर का नाम था। वागड़ और वागवर की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सभी के नाम क्या था? वागड़ या वागवर, ठीक है भी। और शेखावटी, शेखावटी किसका नाम है? चूरू, सीकर और नीम का थाना और झुंझुनू, इन सभी को मिलाकर के किस नाम से जानते हैं? शेखावटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक बात और भी बता देता हूं आपको कि मैं ये सारा मैटर पीडीएफ के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से क्यों लेके आता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको थोड़े समय में बता दूं, बहुत सारी चीजें आपको थोड़े समय में बता दूं। अगर इसी को मैं लिखवाने बैठ जाऊं तो कम से कम 5 घंटे लगते। अगर ये 4 घंटे में, 5 घंटे में ये टॉपिक पूरा होगा तो फिर किस काम का आपके लिए, यानी इतने समय खराब हो जाएगा। अब आपको पढ़ा दिया मैंने, आपको अच्छे से समझ में आ गया, और आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और सारी चीज़ें अंडरलाइन की हुई है, ये सारी आप तक पहुंच जाएगी आपके फ़ोन में। तो और क्या चाहिए? अपने को ऑब्जेक्टिव टिक मार्क गोले काले करने हैं, सिर्फ अपने को सिलेक्शन करवाना है, सीधी सी बात यही है। अपने को कोई ऐसे नहीं है कि हाँ चलो भी जाबालीपुर देख के आते हैं, चलो भी क्या है जाबालीपुर में और कैसे इतिहास के बारे में अंदर घुसना नहीं है। अपने को सीधा नाम याद करना है। जालोर का नाम क्या था? जाबालीपुर, स्वर्णगिरी, बस इतना याद कर लिया, आ गया पर्सन, गोला काला कर दिया, चल भाई अपना काम हो गया। और अपना काम होते ही नौकरी लगे, बस। अपने को क्या है, इसके बाद में अगर और ज्यादा पढ़ना है तो डिटेल से पढ़ेंगे। अपने को अभी फिलहाल 4th ग्रेड की नौकरी लेनी है। नौकरी से मतलब है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने का, नॉलेज प्राप्त करने का मतलब नहीं है। यहाँ पर 4th ग्रेड में कौन सा अपने नौकरी प्राप्त करके नॉलेज प्राप्त कर लेंगे अभी। तो अगर मान लो कि नॉलेज प्राप्त करना है तो प्रोफेसर बनो, आ जाकर के पीएचडी करो इसके ऊपर। उसके बाद में फिर ये अपने जवालीपुर है, स्वर्णगिरी है, वाघवार है, क्यों कहते थे, इसके बारे में डीपली जाओ। अब अपने को सीधा सीधा नाम याद करना है, बस याद करते जाओ और मेरे साथ साथ चलते जाओ। और कोई लिखवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो लिखवाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो पढ़ते जाओ। और 2 महीने में सिलेबस पूरा, और उसके बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद में फिर रिवीजन, 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 एग्जाम, सिलेक्शन। सालव प्रदेश के बारे में बात करें तो अलवर का नाम है सालव प्रदेश, अलवर का नाम है खिराड़, माल खिराड़, ये भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील। कौन सी तहसील है? जहाजपुर तहसील है। अधिकांश टोंक ये क्षेत्र, इतना इसमें क्षेत्र आता है खिराड़ में, और आता है माल खिराड़ में, ठीक है भी। और मेरवाड़ा की बात करें तो मेरवाड़ा यानी अजमेर और राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र, ये आता है मेरवाड़ा में। किस में आता है? मेरवाड़ा में। तो याद कर लिया आपने, जवालीपुर याद कर लिया, सिखावटी याद कर लिया, मेरवाड़ा याद कर लिया, खिराड़ और माल खिराड़ भी याद कर लिया, तो सालो प्रदेश भी याद कर लिया आपने, ठीक है। आगे बात करें, आगे आता है ढूंढाड़। ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है ना, वो ढूंढाड़ी बोली वहां पर बोली जाती है। उस बोली को भी ढूंढाड़ी बोलते हैं। जयपुर के आसपास वाला ढूंढ, एक नदी है वहां पर ढूंढ, इसकी क्षेत्र, इस नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? ढूंढाड़ नाम पड़ा था। ढूंढ नामक नदी है जयपुर के पास में, और ढूंढ से ढूंढाड़ क्षेत्र पड़ा। और वहां की बोली का नाम, यहाँ की लैंग्वेज जो है, वहां की बोली है, उसका नाम भी ढूंढाड़ी पड़ गया था बाद में। तो ढूंढाड़ी, ढूंढाड़, ढूंढ, ये सारे जयपुर के आसपास है, ठीक है। हाड़ौती, हाड़ौती, कोजा बाबू, यानी चारों जिले, यानी कोटा बूंदी, यानी कोटा, झालावाड़ और बारा बूंदी, ये चारों जिले किस में है? हाड़ौती में है। कौन सी में? हाड़ौती। ये चारों मिलकर के क्या बनाते हैं? हाड़ौती। हाड़ौती में ये चारों जिले शामिल है। मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? एबीसीडी याद रखो भी, एबीसीडी याद रखो, एबीसीडी। देखो यहाँ पर तो कोजा बाबू याद रखो, कोझा बाबू, कोझा
बाबू। और यहाँ ए बी और सी और डी, ए से अलवर, बी से भरतपुर और सी से करौली और डी से धौलपुर। याद रखो मत्स्य क्षेत्र में ABCD थी। सूरसेन में अपने बात करके आए अभी, यानी भरतपुर, डीग और धौलपुर करौली। भरतपुर, डीग, धौलपुर करौली। सूरसेन में ये पहले यानी भरतपुर, डीग, अब डीग नया जिला आ गया ना, इसमें शामिल हो गया। और बाकी यानी भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये सात, ये तीन ही थे इसमें। डांग क्षेत्र, देखो डांग क्षेत्र जो है ना, ये राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, और इधर ये जो चंबल वाला एरिया है, ये चंबल वाला एरिया जो है ना, ये बीहड़ युक्त एरिया है। और यहाँ पर कंदराएं और डाकू यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं। और जंगल काफी यानी घना बसा हुआ, घना है वहाँ पर जंगल। और इसमें, इस जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। और इनको, उस क्षेत्र को अपने किस नाम से जानते हैं? डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और उसका सेंटर पॉइंट है ना, वो करौली है। इसका यानी डांग क्षेत्र का सेंटर पॉइंट कौन सा है? करौली है। तो करौली ये स्पेशल जाना जाता है किसके लिए? डांग क्षेत्र के नाम से, सेंटर के नाम से जानते हैं। तो डांग क्षेत्र में इसके आसपास के जिले कौन कौन से? धौलपुर भी आएगा, करौली तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ कौन सा आएगा? सवाई माधोपुर आएगा। और इस क्षेत्र को अपने क्या, किस नाम से जानते हैं? डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस डांग क्षेत्र में यानी जंगल वाला एरिया भी है और डाकुओं वाला एरिया भी है, और यहाँ पर बीड़ युक्त भूमि भी है। और चंबल नदी के द्वारा कटाव क्षेत्र जो है किया गया है, वो इस क्षेत्र में आता है। तो ये कुल मिलाकर के इस क्षेत्र को अपने, इनकी विशेषता है इस क्षेत्र की। ठीक है, फिर बात करते हैं मरु त्रिकोण की। बात करें अगर मरु त्रिकोण आ जाए, तो मरु त्रिकोण में जैसलमेर है, जैसलमेर के साथ में बीकानेर है, बीकानेर के साथ में जोधपुर। ये तीन जिले इसमें शामिल, यानी कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। फिर गुर्जरातरा की बात करें तो गुर्जरातरा में कौन सा है? जयपुर का दक्षिणी भाग जो है वो मंडोर वाला क्षेत्र, मंडोर वाला क्षेत्र है, वो किस नाम से जानते हैं? गुर्जरातरा के नाम से जाना जाता है। याद रखें, गुर्जरातरा के नाम से जाना जाता है। आप सभी को यानी एक बार यानी इसमें क्या कि पढ़ लो, और पढ़ने के बाद में PDF मिल जाएगी, या आप रिवीजन कर लेना। ठीक है भी। मध्यकाल में राजस्थान और छोटे ठिकानों और क्षेत्रों में बंटा हुआ था। थोड़ी PDF आगे पीछे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पढ़ लेते हैं। अपने को पढ़ने से मतलब अक्षर सारे दिखने चाहिए, सजाने की कोई जरूरत नहीं है। सजा सजा के पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अपने को तो प्रश्न आने चाहिए, आंसर आने चाहिए, बस। इन सभी ठिकानों और क्षेत्रों को ब्रिटिश काल में अपने किस नाम से जानते थे? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ये किसके, यानी किसको? इन क्षेत्र को, यानी सभी ठिकानों को। कौन से ठिकानों को? जो मध्यकाल में छोटे छोटे ठिकाने और क्षेत्र हुआ करते थे, उनको अपने किस नाम से, यानी सभी को मिला करके। देखो राजपूताना आपने बात की थी पहले, ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना गया? राजपूताना के नाम से जाना गया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, याद रखें एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, यानी इस पुस्तक में किया था। किसने? यानी राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग। कब की बात है ये? कब की बात? अभी 1829 लंदन से प्रकाशित हुई थी, जब की बात है। और किसने यानी अगर बात करें तो इतिहासकार की बात करें तो कौन थे? बताइए कौन थे? तो ये थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे भी? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले। आधुनिक राजस्थान की बात करें, अब चलते भी, ये सारी चीजें बात होगी भी, ठीक है ना। इतनी 2-3 लाइनें और थी भी, आगे पीछे हो गई है, कोई बात नहीं है, आगे बात करते हैं। चलो चलते हैं राजस्थान, यानी आधुनिक राजस्थान के बारे में एकीकरण का संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। तो एकीकरण का संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करते हुए, राजस्थान के समय में राजस्थान 19 देशी रियासतों में 3 ठिकानों में बंटा हुआ था। 3 ठिकाने कौन से थे? 3 ठिकानों की बात करें तो कुशलगढ़ था, और एक था लावा, एक था नीमराना। नीमराना यानी अलवर से, और लावा टोंक के आसपास। कुशलगढ़ था कहाँ पर? अपने बांसवाड़ा के पास, ठीक है ना। तो बांसवाड़ा जिले से उस क्षेत्र में ये मिला दिया गया बाद में। एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो, ये तो थे अपने जो कौन से थे यानी ठिकाने। और ये चीफ कमिश्नर यानी केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। तो अब इसमें बात करें एकीकरण की प्रक्रिया में 1950 तक अजमेर मेरवाड़ा सिरोही में, सिरोही की आबू तहसील और तहसीलों को छोड़ करके सभी क्षेत्र आ गए थे। देखो मैं समझाता हूँ, आपको बताता हूँ कि एकीकरण की प्रक्रिया 1950 तक, कब की बात है ये 1950 तक। कब की बात? 1950 तक। 1950 तक कौन से क्षेत्र को छोड़ करके? एक तो अजमेर को क्षेत्र को छोड़ करके। किसको? इस क्षेत्र को छोड़ करके। देखो इस क्षेत्र को छोड़ दिया, ठीक है, और ये राजस्थान में नहीं आया। और साथ में क्या था? आबू दिलवाड़ा, ये भी छोड़ दिया। ये लो भी, ये 2 क्षेत्र छोड़ दिया, और बाकी सारा आज का राजस्थान जो है ना वर्तमान में, वो सारा इसमें आ गया, बाकी छोड़ करके। और पूरा राजस्थान किस में आ गया था? पूरा राजस्थान
इसमें यानी उन अपने राजस्थान इसमें शामिल हो गया था, ठीक है ना, 1950 में ये। अब बताइए समझ में आई कि नहीं आई? यानी एकीकरण की प्रक्रिया 1950 तक क्या हो गया था, इन दो क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी आज के राजस्थान में शामिल हो गया था। आज के राजस्थान में क्या हो गया था, शामिल हो गया था। तो अब वर्तमान में अपने क्या देते हैं कि वर्तमान में ये धीरे धीरे क्या करते हैं, अजमेर मेरवाड़ा और इधर आबू दिलवाड़ा ये भी क्या कर देते हैं, ये भी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में शामिल होते हैं। 1 नवंबर 1956 को इनको भी शामिल करके और वर्तमान में जो राजस्थान है इसको पूरा कर लेते हैं। तो एकीकरण कब जाकर के पूरा होता है, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को एकीकरण क्या हो जाती है, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उस समय राजस्थान अजमेर मेरवाड़ा एक सी श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का था, सी श्रेणी का। अजमेर मेरवाड़ा जो था ये सी श्रेणी का। ए श्रेणी में कौन थे, ब्रिटिश प्रांत। बी श्रेणी में कौन थे, रियासती राज्य। सी श्रेणी में कौन थे, जो सेंट्रल सरकार के जो ऐसे ठिकाने जो सीधे केंद्र शासित प्रदेश या जो उनके अधीन थे वो सी श्रेणी के थे, ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो उस समय अजमेर मेरवाड़ा एक सी श्रेणी का राज्य था और एवं उसके प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, एकमात्र और प्रथम यानी मुख्यमंत्री कौन थे उस राज्य का, अजमेर मेरवाड़ा से कौन से थे, हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। याद कर लो भी, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। ये सी श्रेणी का जो अपने उस क्षेत्र था ना, उस टाइम की बात है ये। कब की बात है, सी श्रेणी का जो क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है भी। हाँ भी, आगे बात करते हैं। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया, ठीक बात है ये। और अजमेर मेरवाड़ा और सिरोही की आबू दिलवाड़ा जो तहसील उस टाइम छोड़ी थी ना, वो अब शामिल हो गई है। कब, 1 नवंबर 1956 को शामिल हो गई है। अब वर्तमान में जो राजस्थान है ये वर्तमान की राजस्थान के साथ ही है, ठीक है ना, अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा ये अभी वर्तमान में साथ में है। और अब 7 अगस्त 2023 से राजस्थान 50 जिले और 10 संभाग हो गए। और इसमें अगर बात करें तो फिर क्या होता है, 28 दिसंबर 2014 को, सॉरी 28 दिसंबर 2024 को वर्तमान सरकार ने 9 जिले और 3 संभाग के क्या कर दिए, रद्द कर दिए। और पीछे कितने बचे, पीछे बचे 41 जिले और 7 संभाग। ये अपना एकीकरण, और ये एकीकरण की संक्षिप्त परिचय की बात हो रही है। भी संक्षिप्त परिचय की बात हो रही है, ऊपर ऊपर की बातें जो आपको आने वाली है, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। और नए जिलों के संबंध में अगर समितियां जो गठन हुई थी उनके बारे में बात करें, देखो एक बार और थोड़ा सा अपने सरसरी नजर से इसको देख लेते हैं। अपने बात करते हैं समितियां नए जिलों के संबंध में। तो नए जिलों के संबंध में अशोक गहलोत की सरकार में जो समिति बनी थी वो थी राम लुभाया समिति। कौन सी समिति थी, राम लुभाया समिति। अब देखो राम लुभाया कितने दिन लुभाए, जैसे अशोक गहलोत, अब नई सरकार आई उसके बाद में फिर लुभाना इन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद में पंवार साहब आए और उन्होंने क्या कर दिया, इन जो जिले थे छोटे वाले उन सभी को रद्द कर दिया। अब उनका जो रद्द करने हैं वो सरकार जाने और सरकार का काम जाने। अपने तो जितने बच गए ना उतने पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा अपने को इसमें कोई मतलब इंटरफेयर क्यों करेंगे, क्यों किए क्यों नहीं किए, इनके बारे में अपने नहीं करेंगे। जितने बचे हुए उनको पढ़ लेते हैं और जिनको रद्द कर लिए उनको बता देते हैं भी हाँ इतने जिले रद्द कर दिए बस। और बाकी सरकार जाने, राजनीति जाने उनकी, और वो जैसे करेंगे वैसे ठीक है भी, अपने को मंजूर है। राम लुभाया समिति का गठन अगर बात करें तो ये आती है 21 मार्च 2022 को गठन होता है इस समिति का। 21 मार्च 2022 को इस समिति का गठन होता है, अध्यक्ष होते हैं राम लुभाया। समिति की सिफारिश पर गहलोत सरकार ने क्या करते हैं, 17 नए जिले और 3 संभाग का सृजन होता है, ठीक है। तो 17 नए जिले और 3 संभाग का सृजन होता है। 33 से बढ़ करके कितनी होगी संख्या, 50 हो गई, और संभागों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो नई सरकार बनती है और नई सरकार ने गठन की एक समिति का और गठन किया, और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ललित के पंवार। और नाम इस समिति का क्या रख दिया, ललित के पंवार समिति। और गठन होता है 28 जून 2024 को। अध्यक्ष पंवार साहब थे। और नवीन सर्जित 17 जिलों में से और 3 संभाग नए, नए जो जिले थे 17 और 3 संभाग नए, ठीक है।
उनकी समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। और बाद में समीक्षा ऐसी कि उन्होंने बढ़िया तरीके से भी उनकी जो मेजरमेंट नहीं था उनका सही तरीके से नहीं मिला, उनको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और 9 जिले और 3 संभाग उन्होंने क्या कर दिया, 28 दिसंबर 2024 को निरस्त कर दिए। चलो भी। और ललित के पंवार वसुंधरा राजे सरकार में आरपीएससी का अध्यक्ष भी रहे हैं, ध्यान रखना भी। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं वसुंधरा राजे के समय, ललित के पंवार साहब। ठीक है भी। आगे बात करते हैं। इस समिति के तहत एक उप मंत्री यानी मंत्रिमंडलीय उप समिति भी बनी थी। कौन सी, यानी ललित के पंवार समिति के तहत उनके जो क्षेत्र में या उनके अधीन जो आगे आगे मतलब काम करने वाली जो एक समिति थी वो भी बनी थी। उस समिति के तहत मंत्रिमंडलीय एक समिति बनी थी, मंत्री स्तर पर एक समिति बनी थी। और उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। और उनके सदस्य कौन थे, उनके साथ में सदस्य, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई, यानी समिति का नाम पूछा जा सकता है, समिति में अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। परंतु यहाँ पर दिक्कत आती है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी ना, उसके अध्यक्ष बताना है। तो उसके अध्यक्ष यानी कौन थे, मदन दिलावर थे। और उनमें सदस्यों के नाम भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं भी, इनमें से कौन से सदस्य शामिल नहीं थे, तो बताइए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये शामिल थे और इस समिति में इनके सदस्य थे। कन्हैया लाल चौधरी ये भी इसके सदस्य थे। और हेमंत मीणा ये भी इनके सदस्य थे। और सुरेश सिंह रावत ये भी इसके सदस्य थे। 4 सदस्य, अध्यक्ष मदन दिलावर। और इनके अगर बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यानी कौन से मंत्री है, उद्योग मंत्री है भी। और कन्हैया लाल चौधरी कौन से मंत्री है, ये है पीएचडी डिपार्टमेंट के मंत्री यानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री। हेमंत मीणा ये राजस्व मंत्री है। और सुरेश सिंह रावत ये है जल संसाधन मंत्री। कौन से, जल संसाधन मंत्री। ये लो भी, इतनी बात होगी। वर्तमान में रद्द किए हुए 9 जिले कौन से हैं, अनूपगढ़ को रद्द कर दिया भी, सबसे पहले बनाया था अनूपगढ़ को रद्द कर दिया, सबसे पहले रद्द किए। लो भी, चलो भी दुद्दू। फिर बात करते हैं गंगापुर सिटी, फिर बात करते हैं जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, दोनों ग्रामीणों को यानी रद्द कर दिया। और केकड़ी और नीमका थाना और सांचौर और शाहपुरा, इन 9 जिलों को रद्द करके और पीछे कितने बचे, 41 जिले बचे। और उनके बारे में बात करते हैं। यथावत रखे गए, देखो 9 तो रद्द कर दिए और 9 को रद्द नहीं किया, इसका मतलब इनके स्थापना दिवस से ये क्या है, यानी अभी तक भी स्थायी है, बने हुए हैं। ठीक है। बालोतरा अभी बढ़ गए हैं, बालोतरा, ब्यावर है और डीग है। ब्यावर किससे लगवा, अजमेर से। ठीक है। पालिका कुछ क्षेत्र यानी, और बालोतरा बाड़मेर से, डीडवाना कुचामन नागौर से, खेरथल तिजारा अलवर से, और कोटपुतली बहरोड अलवर जयपुर दोनों से। ठीक है। सलूम्बर उदयपुर से, फलोदी जैसलमेर जोधपुर से। ठीक है ना। तो ये 8 के 8 जिले यानी अब नए हैं। अब वर्तमान में ये क्या है, अपने रनिंग में है। और अब 33 और 8 कितने हो गए, ये हो गए 41 जिले। कितने हो गए, 41। चलो भी एक बार और रीडिंग लगा लेते हैं इसको। एकीकरण, एकीकरण में यानी राजस्थान शब्द का एकीकरण यानी कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829, 2 बार आ गया ये। ठीक है ना इसको। और इसमें किया था, स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान का सही नाम स्वीकार किया गया था। हाँ, आगे बात करें, जैसे मान लो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तब राजस्थान में 19 रियासतें, 3 देसी ठिकाने, लावा, नीमराना और कुशलगढ़, ये अपने बात कर ही ली, एक बात अभी। और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ये भी अपने ठीक है बात कर ली। 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, ये भी अपने बात कर चुके हैं। चलो भी एकीकरण के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पूरा पढ़ लेते हैं इसको। संक्षिप्त परिचय, मत्स्य संघ की बात करें तो सबसे पहले बात आती है 7 चरणों में पूरा हुआ। तो 7 चरणों 1, 2 और ये 3 और 4 और 5, ठीक है। और ये लो 6 और ये 7, तो 7 चरणों के बारे में अपने बात करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले चरण की बात करें, पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। कब स्टार्ट होता है, ये 18 मार्च 1948 को। ठीक है। ये उस दिन बनता है 18 मार्च 1948 को। ABCD इसमें जिले होते हैं, राजधानी इसकी A होती है, इसका मतलब अलवर होती है। और प्रधानमंत्री कौन होता है इसका, शोभाराम कुमावत होता है। कौन होता है, शोभाराम कुमावत। इसमें ऊपर ऊपर की बातें की गई है, प्रधानमंत्री कौन थे, कौन सी रियासतें थी, कौन सी डेट फिक्स थी। ठीक है। और ज्यादा गहराई, कौन से राज प्रमुख वगैरह कब बने थे, कौन से यानी रूठे थे, कौन से किसका साथ दिया था,
ये सब चीज़ें उस क्लास में हैं जो इतिहास वाली क्लास में ना, उसमें डिटेल से पूरा बताया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है उसमें। और अगर मान लो कि हल्का फुल्का प्रश्न आ जाए तो इसमें से अपने कवर कर लेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इसमें सामान्य परिचय में दिया गया है। पूर्व राजस्थान सेकंड चरण पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ ये कब बनता है? इसके 7 दिन जस्ट बाद में 25 मार्च 1948 को बनता है। और ये वाली रियासतें इसकी कौन सी रियासतें अभी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिण भारत वाले, ठीक है ना, सॉरी दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण राजस्थान वाली। और फिर किशनगढ़, बूंदी और टोंक, कोटा और झालावाड़। आप तो याद ये रखो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और टोंक, बाकी इसमें आने दो कौन सा? कोजा बाबू, ठीक है ना। तो शाहपुरा, ठीक है, और शाहपुरा इसके साथ में बूंदी और कोजा बाबू और झालावाड़ और बारा इसके साथ ही आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी, जो इसके साथ यानी कोटा आ गया इसमें, ठीक है। और उसके बाद अपने बात करें तो इसकी राजधानी कौन थी? कोटा बनाई थी। राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। और प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा। किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। चलो भाई, सेकंड चरण पूरा हुआ। और उसके बाद में बात करते हैं थर्ड चरण की। इसका नाम है संयुक्त राजस्थान। और 18 अप्रैल 1948 को 3 चरण जो हुए थे, तीनों चरण यानी 3 चरण हुए थे, वो सारे 1948 में हुए थे। 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। और नाम क्या था? यानी जो अपने इसके पूर्व राजस्थान था ना, पूर्व राजस्थान, इसके अंदर क्या मिलाया गया? किसको मिलाया गया? उदयपुर को मिलाया गया। खाली सिर्फ उदयपुर को मिलाया गया। और राजधानी क्या बना दिया? उदयपुर बना दिया। और प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। और फिर बात करते हैं वृहत राजस्थान। कौन सा राजस्थान? वृहत राजस्थान। ये चौथा चरण है। और यहाँ पर राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें मिलकर के 30 मार्च 1949 वाली बात है ये। और बड़ी रियासतें मिल जाती है। और उस बड़ी रियासतों के मिलने के बाद में संयुक्त राजस्थान प्लस में जयपुर और जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर, ये देखो बड़ी रियासतें हैं। जयपुर है और जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ठीक है। और किसके साथ में? इस संयुक्त के साथ में, यानी उदयपुर सहित जो पीछे का राजस्थान चला रहा है उसके साथ में ये बड़ी रियासतें बनने के बाद में इसकी राजधानी किसको बनाया जाता है? जयपुर को। और प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? यानी मुख्यमंत्री बनाते हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री बनाते हैं। उस टाइम मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये हीरालाल शास्त्री को नाम दिया गया था। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री बनते थे, ठीक है ना, उस रियासत की, यानी अपने आप में वो एक देश ही था, ठीक है। तो ऐसे में अब उसके बाद में रियासतों को इकट्ठा करने के बाद में एक स्टेट बना। स्टेट के बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री। और ये 30 मार्च 1949 को है। राजस्थान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है भी। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। उसमें आगे की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? आगे की प्रक्रिया में राजस्थान कंप्लीट हो गया। अब छोटे मोटे जो और क्षेत्र रहे थे ना, उन सभी को मिलाना है। तो ये समझौता करके, और जैसे भी हो, उन विलय पत्र के माध्यम से उनको सभी को साथ में मिलाना था। तो इस वजह से आगे और जो है इसके चरण चलते रहे। और अगला चरण जो था 5वां, इस चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। ये 15 मई 1949 को होता है। ये कौन सा होता है? 15 मई 1949। और इसके साथ में क्या था? ये जो बड़ी रियासतें थी ये इकट्ठी होकर के, और इसके साथ में कौन मिलता है? मत्स्य संघ आता है, ABCD वाला। और ABCD यानी कौन से? देखो ABCD, ये देखो ABCD, जो शोभाराम कुमाऊत मत्स्य संघ ABCD वाला, इसके साथ में आकर के मिलता है। और राजधानी वही रहती है। कौन रहती है? जयपुर। राजधानी जयपुर। और मुख्यमंत्री वही हीरालाल शास्त्री। चलो भी आगे चलते हैं। छठा चरण राजस्थान नाम मिला, ठीक है। इस चरण को नाम क्या नाम मिला? राजस्थान। 26 जनवरी 1950 की बात हो गई है। और इसमें क्या था? 26 जनवरी 1950 की बात हो गई है। इसमें सिर्फ यानी दिलवाड़ा आबू रोड है ना, इसको छोड़ करके और बाकी सिरोही को किस में मिला लिया? बाकी सिरोही को राजस्थान में मिला लिया। इसको सिरोही को राजस्थान में मिलाया। पहले सिरोही उस टाइम यानी बंबई क्षेत्र में थी, यानी बंबई जो एरिया था उसमें था, गुजरात के साथ में, बंबई गुजरात उसके साथ में था। और उसके बाद में यानी 26 जनवरी 1950 को सिरोही को गोकुल लाल असावा के प्रयासों से इस सिरोही को किस में मिलाया? ये गोकुल भाई भट्ट की वजह से, यानी सिरोही को इस राजस्थान में मिलाया गया।
और इस क्षेत्र को छोड़ करके, किसको, यानी देलवाड़ा, जो दिलवाड़ा आबू रोड यानी इसको छोड़ करके, और राजधानी वही सेम ही रही थी, ठीक है, और मुख्यमंत्री वही सेम ही। अब बात करते हैं, 7वां चरण आता है, 1 नवंबर 1956 की बात आती है, 1 नवंबर 1956 की बात आती है भी, ठीक है भी। 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, चलो आगे बात करते हैं। देखो यहाँ तक अपने बात कर ली है, ठीक है, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, 7 चरणों के बारे में बात कर ली है। 6 चरण हो गए पूरे 1950 तक, और 1950 तक यानी अपने बात कर ली, सिरोही को छोड़कर, सिरोही सिरोही को अपने पूरे मिला लिया, और दिलवाड़ा और आबू रोड को छोड़ दिया। जयपुर राजधानी और हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब लास्ट अपने बात करते हैं इसमें, 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को, और ये पूर्ण होता है उपयुक्त सभी अजमेर आबू रोड और ये सुनेल टप्पा जो क्षेत्र था राजस्थान में मिला करके, राजस्थान का वर्तमान क्षेत्र है, इसको कंप्लीट कर लिया। राजधानी कौन सी है? जयपुर। कौन सी राजधानी है? जयपुर। और यहाँ पर ये थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर ये हीरालाल शास्त्री नहीं है, मोहनलाल सुखाड़िया है। कौन है यहाँ पर? मोहनलाल सुखाड़िया इस समय थे। हीरालाल शास्त्री तो 51 तक ही रहे थे। और यहाँ पर अपने बात करेंगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। चलो भी आगे बात करते हैं, जिलों के उपनाम, थोड़े से अपने उपनाम पढ़ लेते हैं। बस अब थोड़े ही रह गया, लास्ट अपने 2-3 स्लाइड और रहेगी, ठीक है। ये सामान्य परिचय इसका पूरा हो जाएगा। फिर ये सामान्य परिचय इसका यानी एकीकरण के माध्यम से पूरा हो गया, एकीकरण के माध्यम से सामान्य परिचय इसका पूरा हो गया है। फिर अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी उपनाम के बारे में, जिलों के उपनाम के बारे में। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण जिलों के नाम पर हुआ है, ठीक बात है। और जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से जाना जाता है। अभी राजसमंद जिला जो है ना, ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है? झील के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर हुआ है? झील के नाम पर। इसका जिला मुख्यालय आज भी राजनगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजनगर के नाम से जाना जाता है। अभी करौली की आकृति किसके हिसाब से है, या किसकी आकृति किसके समान लगती है? करौली की आकृति के बारे में बात करें तो करौली की आकृति जो है किसके समान अपने को नजर आती है? वो आती है बतख के आकार की। किसके आकार की नजर आती है? बतख के आकार की नजर आती है। बतख के आकार की नजर आती है। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, बतख के आकार की नजर आती है। और इसके बाद अपने बात करें तो बतख के आकार नजर आती है, कौन सी, किसकी, कौन से जिले की आती है? करौली की। देखो करौली की जो बतख आकार, ये लो बतख आकार, ठीक है। जैसलमेर जो है सप्त बहुभुजाकार अनियमित बहुभुज, ये जैसलमेर है। इसके यानी उपनाम या आकृति जैसे भी खंडित या जैसे है ना, उसके बारे में बताया गया। ये उनकी विशेषता ये थी कि सप्त बहुभुजाकार और अनियमित बहुभुज, ये कौन सी आकृति किसको, कौन से जिले को बोलते हैं? ये जैसलमेर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं। राजसमंद की आकृति किसके अनुसार है? राजसमंद तिलक के अनुसार है। किसके समान अपने को नजर आती है? तिलक, जो माथे में तिलक लगाते हैं ना, उस तरीके से ये लंबे ऐसे करके लगाते हैं, तो ये तिलक के आकार के नजर आती है। 2 स्थानों पर खंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। देखो 2 स्थानों पर खंडित चित्तौड़गढ़ जिला बना है, कुछ खंडित करके और आगे बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ का पार्ट है। और बीच में कौन आता है? बीच में मध्य प्रदेश और भीलवाड़ा की जो सीमा है वो लगती है, ठीक है ना। तो ये आता है 2 स्थानों पर खंडित जिला कौन सा है, याद रखना भी। 2 स्थानों पर खंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है भी। और उसके बाद बात करें 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? कोटा। कोटा यानी मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा लगाता है। मध्य प्रदेश के साथ में कौन कितनी बार सीमा लगाता है? 2 बार सीमा लगाता है। देखो यहाँ पर आपको मैं मैप, अगर नहीं है तो मैप का थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। ये लो भी, देखो यहाँ देखो आप, अभी आपने बात की थी किसकी?
चित्तौड़गढ़ की। देखो चित्तौड़गढ़ का ये पार्ट है ना, ये पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये पार्ट जो है चित्तौड़गढ़ का, ये वाला पार्ट किसका है, चित्तौड़गढ़ का है। तो ये चित्तौड़गढ़ का पार्ट है ये, और इसके बीच में ये जो सीमा है ये मध्य प्रदेश की है, और ये भीलवाड़ा की, मध्य प्रदेश और भीलवाड़ा की ये सीमा लग रही है, और ये चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है, ये पार्ट भी चित्तौड़गढ़ का है, दो पार्ट में बंटा हुआ है। ठीक बात है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात देखो इसमें, कोटा, कोटा एक तो यहाँ पर सीमा बना रहा है, ये देखो ये कोटा, ये एमपी की है, और एक यहाँ पर सीमा बना रहा है, ये भी एमपी की है, इधर भी एमपी टच करा, इधर भी एमपी, 2 बार सीमा बना रहा है भाई। कितनी बार सीमा बना रहा है, 2 बार सीमा बना रहा है। तो कोटा भी 2 बार सीमा बना रहा है, किसके साथ में, एमपी के साथ में। कोटा 2 बार सीमा बना रहा है, किसके साथ में, एमपी के साथ में, और ये लो भी अपने एमपी के साथ में हो गया। और अब अपने बात करते हैं थोड़ा सा और रह गया अभी बस, ठीक है। और आगे बात करें तो 2 बार सीमा, 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, कोटा। घोड़े की नाल की आकृति के समान जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। घोड़े की नाल की आकृति के समान कौन सा जिला है भी, चित्तौड़गढ़ अपने को नजर आता है, घोड़े की नाल की आकृति के समान वाला जिला। राजस्थान का अन्नागार धान का कटोरा कौन है भी, राजस्थान है अपने गंगानगर है। राजस्थान का अन्नागार या धान का कटोरा गंगानगर को कहते हैं। और गंगानगर का प्राचीन नाम है रामनगर, किस नाम से जानते हैं, रामनगर के नाम से जाना जाता है प्राचीन नाम, यानी गंगानगर का। और ऊन का घर और राती घाटी, देखो राती घाटी और ऊन का घर, ऊन सर्वाधिक कहां पर होती है, बीकानेर में होती है। कहां पर होती है, बीकानेर में। और ऊन का घर राती घाटी बीकानेर, ये देखो याद रखना भी, बीकानेर। फिर बात आती है राजस्थान का अंडमान। देखो राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं, जैसलमेर को बोलते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी या सुनहरा शहर किसको बोलते हैं, जैसलमेर को बोलते हैं। ठीक है, हवेलियों का शहर किसको बोलते हैं, जैसलमेर को बोला जाता है भी। और पीले पत्थरों का शहर किसको बोला जाता है भी, जैसलमेर को बोला जाता है। और रेगिस्तान का गुलाब भी किसको बोलते हैं, जैसलमेर को बोलते हैं। झरोखों की नगरी भी किसको बोलते हैं, जैसलमेर को। और पंखों की नगरी भी किसको बोलते हैं, जैसलमेर को। और गलियों का शहर भी किसको बोलते हैं, ये भी बोलते हैं जैसलमेर को। और म्यूजियम सिटी भी किसको बोला जाता है, ये भी जैसलमेर को बोला जाता है। तो ये सारे नाम किसकी हैं, ये सारे नाम जैसलमेर की है। किस किस के नाम से जाना जाता है, पंखों की नगरी है, झरोखों की नगरी है, रेगिस्तान का गुलाब है, तो कहीं राजस्थान का अंडमान है, तो कहीं राजस्थान की स्वर्ण नगरी है, तो कहीं हवेलियों का शहर है, तो पीले पत्थरों का शहर है, तो या फिर गलियों का शहर है। म्यूजियम सिटी है, तो इस नाम से ऐसे करके अपने जैसलमेर को अनेक नामों से जाना जाता है। याद रखना, ये प्रश्न डायरेक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये बड़े बड़े एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, परंतु 4th ग्रेड, बीएसटीसी और रीट और इन एग्जाम्स में ये प्रश्न सीधे यहाँ से उठाते हैं। और याद कर लेना अच्छे तरीके से, यानी सारे ऐसे जो उपनाम है इनके याद कर लेना, चूक मत जाना, बाद में मत कह देना भी याद नहीं है हमें। और राजस्थान का यानी मरुस्थल का प्रवेश द्वार की बात करें तो कौन आता है, जोधपुर। कौन आता है भी, कौन किसका नाम आता है भी, जोधपुर का। मरुस्थल का प्रवेश, जब भी मरुस्थल में अपने प्रवेश करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने किसको एंट्री करते हैं, जोधपुर में। और एंट्री जोधपुर में करने के बाद में फिर आगे कौन सा आता है, एरिया सारा मरुस्थल वाला है। ठीक है, सूर्य नगरी, यानी सूर्य सर्वाधिक, यहाँ पे सर्वाधिक जो धूप, जो सर्वाधिक धूप रहती है, सर्वाधिक धूप रहना या सर्वाधिक दिनों तक धूप रहना, या धूप की ज्यादा मतलब किरणें आना, वो कहां पर आती है, जोधपुर में आती है। कहां पर आती है, जोधपुर में। इसको सूर्य नगरी भी कहते हैं और सन सिटी भी कहा जाता है, सूर्य नगरी और सन सिटी। फिर नीली नगरी के नाम से भी जोधपुर को जानते हैं, और किलों का शहर भी जोधपुर को नाम से जोधपुर को जानते हैं। और राजस्थान की विधि नगरी, यानी यहाँ पर हाई कोर्ट है, इसलिए किस नाम से जानते हैं, जोधपुर को विधि नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और हैंडीक्राफ्ट सिटी, यानी हैंडीक्राफ्ट के काफी, यानी यहाँ पर काम होते हैं, कार्य होते हैं, इसलिए हैंडीक्राफ्ट की चीजें काफी यहाँ पर वस्तुएं बनती है, इसलिए जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ जोधपुर में ओसियां हैं, वहां पर ओसियां हैं, तो ओसियां को भुवनेश्वर, यानी राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसियां को। ठीक है, और ओसियां का प्राचीन नाम क्या था, उपकेश पाटन। क्या नाम था, उपकेश पाटन। ये प्रश्न याद कर लेना, अच्छे से ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है भाई, और जो इंपॉर्टेंट है वही नाम लेके आऊँ मैं, और बाकी सारे नाम नहीं लेके आऊँ। ठीक है, जिलों की नगरी है, लेक सिटी बोलते हैं, जिलों की नगरी, इसे अपने बोलते हैं किस नाम, किसको बोलते हैं, जोधपुर को। और राजस्थान का कश्मीर जो है वो किसे बोलते हैं, उदयपुर को। और पूर्व का वेनिस, वेनिस देखो पूर्व, वेनिस कौन सी, इटली का शहर है।
ये सफेद इमारतों की वजह से, झीलों की वजह से वेनिस जो है ना, और इसलिए पूर्व का वेनिस जो यहाँ पर यानी सफेद जो घर बने हुए नजर आते हैं अपने को, सफेद इमारतें और झीलों की नगरी है, इस वजह से ये पूर्व का वेनिस यानी उदयपुर को बोलते हैं, इसीलिए पूर्व का वेनिस कहते हैं। जिंक नगरी, जिंक के अच्छे उत्पाद यानी खनिज यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए जिंक उत्पाद यानी यहाँ पर काफी होते हैं, इसलिए जिंक नगरी भी बोलते हैं। फाउंटेन यानी फवारों वाला क्षेत्र या शहर अपने कह सकते हैं माउंटेन। जो फवारों वाला माउंटेन है वो फाउंटेन माउंटेन का जो शहर है वो किसको जानते हैं, ये भी अपने उदयपुर को जानते हैं। व्हाइट सिटी, देखो व्हाइट सिटी, सफेद रंग की इमारतें हैं या सफेद कली वाली जो इमारतें हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसको वेनिस भी कहते हैं और उस व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, झरनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और पहाड़ों की नगरी कौन सी है? अभी पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर। कौन सी है पहाड़ों की नगरी? डूंगरपुर। राजस्थान का शिमला कौन सा है? तो राजस्थान का शिमले की बात करें तो सिरोही आता है, राजस्थान का शिमला सिरोही। और राजस्थान का बरखोयांश ठंडा स्थान, ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं अपने किसको? माउंट आबू। ठंडा स्थान बरखोयांश माउंट आबू। चलो भी, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़, क्योंकि यहाँ पर सूरवीरों की भूमि रही है और यहाँ पर शासकों ने वीरता, साहस और गरिमा और इन सब चीजों का यानी दिखाया है, ये परचम लहराया है, इसलिए राजस्थान का गौरव जो है वो चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है, चित्तौड़गढ़ को। और यहाँ भक्ति, देखो यहाँ पर राजस्थान का गौरव तो है ही, वीरता, साहस, शौर्य, सब चीजें यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर इतिहास पढ़ने पर अपने को नजर आता है, तो यहाँ चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह है, उदय सिंह है, और यहाँ पर उनके जो सूरवीरता है वो उनके यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ में भक्ति की परंपरा या भक्ति की जो नगरी है उसको, यानी यहाँ पर मीरा जो हुई है, मीरा का जो चित्तौड़गढ़ में मंदिर भी बनाया हुआ है जो ठीक है ना, तो मीरा की भक्ति, जो कृष्ण भक्ति मीरा बाई, उनकी भी भक्ति यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से संबंधित रही है, इसलिए मीरा या फिर या भक्ति और शक्ति की जो नगरी है, भक्ति यानी मीराबाई से संबंधित है और शक्ति यानी अपने शासकों से संबंधित होने की वजह से चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं भक्ति और शक्ति की नगरी, भक्ति और शक्ति की नगरी। याद कर लेना भी इसको। और आदिवासियों का शहर और सौ द्वीपों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, ये सारे नाम किसके हैं? बांसवाड़ा के हैं। किसके नाम है? ये बांसवाड़ा के नाम है, याद कर लेना भी, ये बांसवाड़ा के नाम है भी ठीक है। आदिवासियों का शहर यानी आदिवासी ज्यादा है इसलिए। और सौ द्वीपों का शहर यानी यहाँ पर बांसवाड़ा में माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। और माही नदी जो है ना, ये माही नदी में छोटे छोटे द्वीप है, ऐसे नजर आएंगे अपने, छोटे छोटे द्वीप है। और ये माही नदी सर्वाधिक जो है बांसवाड़ा में है, इसलिए छोटे छोटे द्वीप होने के बाद में ये काउंट होते हैं, लगभग 100 के आसपास होते हैं, इसलिए 100 द्वीपों का शहर बोला जाता है। किसको? बांसवाड़ा को। और मानसून जब इंटर करता है अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब इंटर करता है राजस्थान में, तो सबसे पहले ये जिला सामने आता है। कौन सा जिला आता है? बांसवाड़ा जिला ही सामने आता है, इसलिए मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलो भी आगे चलते हैं। राजस्थान का नागपुर, नागपुर यानी सर्वाधिक यहाँ पर क्या होते हैं? राजस्थान नागपुर में सर्वाधिक संतरे होते हैं और संतरों की वजह से नागपुर फेमस है। और नागपुर फेमस होने की वजह से यहाँ पर झालावाड़ में भी क्या होते हैं? संतरे होते हैं, इसलिए झालावाड़ भी यानी क्या बोला जाता है? राजस्थान का नागपुर माना जाता है। और यहाँ पर सर्वाधिक बरसात होने की वजह से राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है इसको, तो राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। और चेरापूंजी का वर्तमान नाम क्या है? भी वर्तमान नाम सोहरा है। वर्तमान नाम क्या है? भी सोहरा है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का कानपुर उद्योगों के कारण, यानी राजस्थान कानपुर में सर्वाधिक उद्योग की वजह से। अब राजस्थान का कानपुर सर्वाधिक उद्योग कहाँ पर है? कोटा में है। कहाँ पर है बताइए? तो कोटा में है। तो याद कर लें भी, कोटा में है सर्वाधिक उद्योग। इंद्रप्रस्थ नगरी है वो भी यहाँ पर सर्वाधिक उद्योग वाला क्षेत्र है, ये इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है, इसे भी अपने क्या बोलते हैं? यानी ये वो कोटा शहर को बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में शिक्षा की नगरी, आपको पता ही है साक्षरता में सर्वाधिक किसका स्थान है? कोटा का सर्वोच्च स्थान है, इसलिए शिक्षा की नगरी भी इसे कोटा को बोला जाता है, ये लोग कोटा का। और ये उद्योगों की नगरी या अपने कानपुर के नाम से जाना जाता है, ये कोस किसको बोलते हैं? कोटा को। और उद्यानों और बगीचों का शहर भी किसको बोलते हैं? कोटा को बोलते हैं। ये सारे नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये सारे नाम, सीधे सीधे 1-2 प्रश्न पड़ जाएंगे इसमें से, ठीक है ना। और ये इसी पहली क्लास में से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर अपने बात करते हैं वराह नगरी। वराह नगरी बोलते हैं 12 को, किसको बोलते हैं भी? 12 को बोलते हैं, इसलिए वराह नगरी किसको बोलते हैं? 12 को बोलते हैं। याद कर लेना भी, वराह नगरी, वराह नगरी किसको बोलते हैं? 12 को। और लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि किसको बोलते हैं? 12 को बोलते हैं। और
अधिक वन और नदी घाटियां होने के कारण इसको बोले क्या बोलते हैं, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियां। घाटियां तो ज्यादा है इसलिए, और अधिक लकड़ियां होने की वजह से, वन अधिक है इसलिए, तो अधिक वन और पहाड़ी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियां होने की भूमि जो है वो कौन सी है, 12 है। चलो आगे चलते हैं। बावड़ियों का शहर बूंदी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं भी, बावड़ियों का शहर, ये बूंदी को बोलते हैं। बावड़ी सर्वाधिक यहाँ पर है बूंदी में, इसलिए बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं, बूंदी को बोलते हैं। और छोटी काशी भी किस, यानी छोटी काशी भी किसको बोला जाता है, छोटी काशी भी बूंदी को बोला जाता है। छोटी काशी, काशी बावड़ियों का शहर नहीं, इसलिए छोटी काशी यहाँ पर बूंदी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल सिटी की बात करें तो टेक्सटाइल सिटी है कौन सी है, भीलवाड़ा है। यानी यहाँ पर वस्त्र नगरी बोलते हैं इसको, किसको क्या बोलते हैं, वस्त्र नगरी बोलते हैं। टेक्सटाइल सिटी, यहाँ पर वस्त्र सर्वाधिक होते हैं इसलिए टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं इसको। और उसके बाद में ये भीलवाड़ा को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर, यानी मैनचेस्टर इंग्लैंड का क्षेत्र, इंग्लैंड का शहर है। यहाँ पर सर्वाधिक वस्त्र, सूती वस्त्र या फिर वस्त्रों का निर्माण होता है, या फिर वस्त्र वहां पर सर्वाधिक होने की वजह से, उत्पादन, वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक होने की वजह से मैनचेस्टर में, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक वस्त्र जो उत्पादन होते हैं वो भीलवाड़ा में होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर भी किसको बोलते हैं, अपने भीलवाड़ा को बोलते हैं। अब्रक नगरी, यानी अब्रक उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, भीलवाड़ा में होते हैं, इसलिए इसको अब्रक नगरी भी बोलते हैं। तालाब सर्वाधिक कहाँ पर है, तालाब सर्वाधिक भीलवाड़ा में, इसलिए इसको भीलवाड़ा यानी तालाबों की नगरी भी बोला जाता है भी, तालाबों की नगरी भी बोला जाता है। अब एक प्रश्न और नया बन गया, ये प्रश्न है कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा है, तो भिवाड़ी है। कौन सा है, भिवाड़ी अलवर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक यानी कपड़ा ज्यादा, यानी जो उद्योग लगे हैं, इसलिए नया मैनचेस्टर ये। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, राजस्थान का हृदय अजमेर, राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी। जैसे मान लो कि राजस्थान है, ये राजस्थान, जैसे मान लो ये राजस्थान है और ये राजस्थान है, मान लो ये नक्शा मैं थोड़ा सा बना के बताता हूँ आपको, ये लो, यहाँ पर देखो, ये है अपने पास है कौन, अरावली पर्वतमाला। कौन सी माला ये, अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये लो अरावली पर्वतमाला, ये देखो यहाँ से ये ऐसे होकर के अरावली ऐसे फैली हुई है। और यहाँ पर पड़ता है अजमेर, यहाँ पर क्या पड़ता है, अजमेर। जब पूरे राजस्थान में, इस राजस्थान से इधर जाना है आपको, इस राजस्थान से इधर जाना है या इस राजस्थान से इधर जाना है, तो आपको अजमेर तो जाना ही पड़ेगा, अजमेर जाना पड़ेगा, यानी अजमेर को आपको पार करना पड़ेगा। और अरावली काफी ऊंची है, इनको यानी दूसरी तरफ, राजस्थान में दूसरी तरफ पार करने पर, अजमेर से पार करने के लिए ये अपने कह सकते हैं इसको पार करना पड़ेगा। तो ये कुंजी, एक तरीके से ये कुंजी का मतलब ये बीच में होने की वजह से, या फिर अपने कह सकते हैं इसको, यानी अगर रोक दिया जाए तो यहाँ पर बंद हो जाएगा। या अपने पहले उस टाइम क्या होते थे, उस टाइम उस समय जब ये साधन इतने वगैरह नहीं होते थे ना, तब ये यहाँ अजमेर से होकर उनको जाना पड़ता था इधर से, और इधर वाले भी इधर से जाना पड़ता था। इसलिए कुंजी या एक तरीके की, या फिर एक तरीके की चाबी, ये कह सकते हैं इसको, किसको, अजमेर को बोल सकते हैं। ठीक है भी, अजमेर को बोला जा सकता है। भारत का मक्का, यहाँ अजमेर में क्या है, अजमेर में जो चिश्ती दरगाह है बनी हुई है, यहाँ पर अजमेर में चिश्ती दरगाह बनी हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो भारत के जो मुसलमान जो है वो अपने यहाँ पर, यानी यहाँ पर आते हैं, यानी उर्स लगता है तब, 2.5 दिन का झोंपड़ा यहाँ पर, या फिर चिश्ती दरगाह है यहाँ पर है, तो जब उर्स लगता है तब यहाँ पर वो आते हैं। और पूरे भारत के, और पूरे भारत के नहीं, और आसपास के देशों के भी लोग जो मुस्लिम जो अपने धर्म को मानते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और अपने लोग भी यहाँ पर जाते हैं बहुत सारे। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, भारत का मक्का है। भारत का मक्का बोला जाता है किसको, अजमेर को। भारत का मक्का, पूरे भारत के मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर क्या है, इकट्ठे होते हैं। राजस्थान का नाका बोलते हैं, राजस्थान का नाका भी अगर बोला जाता है, नाका, नक्का, या अपने कह सकते हैं इसको रोकना, तो राजस्थान में से देखो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है, और इसको यहाँ पर रोक दिया तो ये राजस्थान से पार ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए राजस्थान का नाका भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का नाका भी बोला जाता है। हृदय बीच में इसलिए, कुंजी ये देखो अरावली पर्वतमाला के मध्य में, इसलिए मक्का, चिश्ती दरगाह की वजह से नाका, नाका मतलब जैसे मान लो ये आसपास, यानी वही सेम कहानी है इसमें अरावली पर्वतमाला वाले। ठीक है ना, तो इसलिए नाका भी है, ये कुंजी भी है। औजारों की नगरी नागौर को बोलते हैं। औजार सर्वाधिक कहाँ पर बनते हैं, अभी नागौर में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, नागौर में, इसलिए औजारों की नगरी कहाँ, किसको बोलते हैं, नागौर को। और धातु नगरी भी किसको बोलते हैं, नागौर को। फिर बोलते हैं तांबा, तांबा अपने जिला जो है, तांबा सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है, तांबा मिलता है झुंझुनू में। ठीक है ना,
झुंझुनू में इसके तांबा नगरी या तांबा जिला अपने बोलते हैं किसको, झुंझुनू को। और नवाबों की नगरी किसको बोलते हैं, टोंक को। नवाबों की नगरी किसको बोला जाता है अभी, टोंक को। और फिर बात करते हैं राजस्थान का सांचौर। सांचौर है पंजाब, यानी राजस्थान का पंजाब किसे बोलते हैं, सांचौर को बोलते हैं। राजस्थान का पंजाब, ये 5 नदियां हैं यहाँ पर। कौन सी नदियां हैं, 5 नदियों की वजह से, 5 नदियों की वजह से, यानी इसको क्या बोलते हैं, 5 नदियों की वजह से सांचौर को किस नाम से जानते हैं, राजस्थान का पंजाब बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का पंजाब। और सत्यपुर इसका प्राचीन नाम है, इसका नाम क्या है, सत्यपुर। और सत्यपुर, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें हो गया अभी पोपलीन नगरी। तो पोपलीन नगरी सर्वाधिक, यानी रंगाई छपाई का काम होता है बालोतरा में। कहाँ पर होता है भाई, बालोतरा में। इसलिए पोपलीन नगरी जो है ना, वो भी किसको बोलते हैं, पोपलीन बालोतरा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बालोतरा को बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मारवाड़ का सिंहद्वार। जब मारवाड़ में एंट्री करते हैं तो सिंहद्वार यानी डीडवाना है। और मेड़ता का तोरण द्वार, ये भी डीडवाना है। तो याद रखें, डीडवाना को अपने मारवाड़ का सिंहद्वार, और डीडवाना को और क्या नाम से जानते हैं, और बोलते हैं मेड़ता का तोरण द्वार, मेड़ता का तोरण द्वार। चलो भी ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। फिर पूर्व का पेरिस। देखो पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है ना। तो ये पूर्व का पेरिस सिस्टमेटिक ढंग से बसा हुआ, या फिर यानी अच्छे तरीके से वास्तुकला की वजह से, वास्तु कला की वजह से, या अच्छे तरीके से जो सड़कें हैं वो बने उसकी वजह से, और सिस्टमेटिक ढंग से हेरिटेज सिटीज की वजह से, इन सभी की समानता की वजह से इसको बोलते हैं पूर्व का पेरिस। क्या बोलते हैं, पूर्व का पेरिस। पिंक सिटी, पिंक सिटी किसको, यानी गुलाबी कलर से। जब 1876 की बात, अभी 1876, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये अंग्रेज अधिकारी आए थे यहाँ जयपुर में। इनके आगमन पर जयपुर को किस नाम से, अपने जयपुर को उनके आगमन पर, या उनका आवभगत करने पर, या उनके स्वागत के लिए क्या किया था, जयपुर को गुलाबी कलर से पुतवा दिया था। जयपुर को गुलाबी रंग करवा दिया था, पूरे जयपुर को ही। ठीक है ना, तो जयपुर को, इसलिए इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और कौन थे करवाने वाले, ये स्वाई राम सिंह। कौन थे, स्वाई राम सिंह, स्वाई राम सिंह। सिटी ऑफ आइसलैंड, सिटी ऑफ आइसलैंड, सिटी ऑफ आइसलैंड, ये भी जयपुर को बोलते हैं। हेरिटेज सिटी जयपुर को। रतन नगरी जयपुर है। पन्ना नगरी जयपुर सर्वाधिक। और एक इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये आप प्लास्टिक हब। अब देखो आप इसको अंदाजा लगाओ कि बताइए प्लास्टिक हब क्यों कहते हैं इसको। चलो भी आप बताओ मेरे को एक बार, थोड़ा सा आप मन ही मन में आप अंदाजा लगा लो, क्लास देख रहे हो तो आप मन ही मन में अंदाजा लगा लो, प्लास्टिक हब क्यों बोलते हैं जयपुर को। प्लास्टिक हब इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक प्लास्टिक का कार्य होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी होती है, इस वजह से। यानी ये प्लास्टिक हब बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, ये प्लास्टिक हब इसलिए बोला जाता है प्लास्टिक सर्जरी की वजह से, प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। तो विदेशों से बहुत सारे लोग, देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए। अपने जो स्किन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, नए अंग, मतलब इसमें इस वजह से कोई नए अंगों का सृजन कराने के लिए, ऐसे जैसे प्लास्टिक हब, इसलिए इसको केंद्र है ये जयपुर। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का काम जो होता है सर्वाधिक कहाँ पर होता है, जयपुर में होता है, इसलिए इसको प्लास्टिक हब या केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी बात है। अभी आगे बात करते हैं, चाकसू जयपुर में है, इसका प्राचीन नाम है चंपावती। क्या नाम है, चंपावती। चलो, डांग की रानी करौली। और गोपाल पाल प्राचीन नाम है इसका नाम, किसका नाम है, करौली का नाम है। किसका नाम है, करौली का। रेड डायमंड की बात करें तो धौलपुर, किसका नाम है भी, धौलपुर की बात है, रेड डायमंड। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी प्रदेश द्वारा ये किसको बोलेंगे अपने, धौलपुर को। और डांग राजा, डांग का राजा धौलपुर है। देखो, डांग की रानी करौली है तो डांग का राजा कौन है भी, धौलपुर है। और कोठी इसका प्राचीन नाम है, किसका नाम है, कोठी भी धौलपुर का नाम है। ये सारे नाम इसके अभी, सारे नाम, डांग का राजा, प्रवेश द्वार, रेड डायमंड, ये सारे धौलपुर के नाम है।
राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात करें तो ये आता है, कौन आता है भी भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, भरतपुर आएगा। और पूर्वी सिंह द्वार भी वही है, पूर्वी सिंह द्वार, ये भी भरतपुर है। ठीक है भी, ये लो भी, ये सारे अपने सारे सामान्य परिचय पूरा पढ़ लिए और इतने सारे प्रश्न पढ़ लिए और इतने सारे प्रश्न, इनमें से कोई सामान्य परिचय में से कोई भी प्रश्न ऐसा बाहर चला जाए तो मुझे बोल देना ऐसे कि ये प्रश्न सर बाहर चला गया, तो ये मैं ये सारी पीडीएफ आपको भेज दूंगा मैं। और एक बात सुन लेना भी आपको, एक किताब में, किसी भी किताब में कोई अच्छा, इतना अच्छा मैटर नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना भी। और मैंने ये कलेक्ट की है तो सारी मेरे नोट्स है, मेरे यानी काफ़ी सालों की मेहनत है, ये सारी मेहनत आपके सामने आ रही है। इसलिए ये इतने हल्के फुल्के मत मान लेना और इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और आपके फोर्थ ग्रेड के लिए इतनी मैंने बढ़िया मैंने पीपीटी या पीडीएफ तैयार की है, उसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। सारी क्लासें ऐसे मैं तैयार करूंगा और क्लासें लंबी हो सकती है और बेशक लंबी हो सकती है, परंतु ये इसमें से मैटर बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना भी। ये आपके सामने आपको पीडीएफ है, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और क्लास आज अपने यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबी होगी क्लास है। और ये क्लास अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए। और अपने जो चैनल आज देख रहे हो, नए हो तो आप इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे तरीके से सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे भी, ठीक है। और पूरी भूगोल करवाएंगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्नोत्तर, एमसीक्यू और अपने 20% बाहर नहीं जाने देंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा आपका, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।